तो हमारी मानवा की शुरुआत एक फ्लैशबैक से शुरू होती है जहाँ पर एक लड़का मतलब अपना एमसी कुछ लोग उससे उसका सारा का सारा कर्जा चुकाने के लिए कह रहे होते हैं। वो उसे धमकी दे रहे होते हैं कि अगर तुमने नहीं चुकाया तो तुम्हें हम मारेंगे। और उनमें से एक कह रहा होता है कि अगर तुम्हारे माँ बाप मर गए तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कर्जा नहीं चुकाओगे अपना। एमसी उन्हें कह रहा होता है कि तुम्हारी ही वजह से मेरे माँ बाप मरे थे, तुम्हारी ही गलती है कि उन्होंने तुम्हारे लिए माइनिंग की और उन्हें का वो एक्सीडेंटली मारे गए। दूसरी फ्रेम में एक बंदा उसे मार रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम्हें अभी भी होप है कि तुम अवेकन हो सकते हो, जबकि 1000 में से सिर्फ एक ही बंदा अवेकन हो सकता है। और वो सोच रहा होता है कि मैं ही क्यों हर बार ऐसी हालत में पहुंच जाता हूँ, क्या मैं कमज़ोर हो इसीलिए। प्रेजेंट में हमें उसके बारे में बताया जाता है कि वो एक इंटर डायमेंशनल माइनर है, उसका नाम है ली। वो माइंस में जाकर माइंस एनर्जी स्टोन्स को इकट्ठा करता है ताकि वो अपना कर्जा चुका सके, मतलब अपने माँ बाप का कर्जा चुका सके। उनमें से एक बंदा कहता है इस महीने तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया, अगर तुम ऐसे ही क्लियर करते रहे और मैंने स्टोन को इकट्ठा करते रहे तुम बहुत जल्दी अपने माँ बाप का कर्जा उतार दोगे। वो कहता है अगर तुम कर्जा चुकाने के बाद 2-3 साल और भी ज़्यादा काम करोगे तो तुम अपना खुद का अपार्टमेंट भी ले सकते हो। एमसे भी दिखावा करते हुए खुश हो रहा होता है कि जी सर, पर मनी मन में सोच रहा होता है कि क्या इन्हें सही में लगता है कि मैं कर्जा चुकाने के बाद यहाँ ज़रा भी देर रुकूंगा। 3-4 साल हैं। हमें पोर्टल्स के बारे में बताया था जहाँ की पोर्टल्स में रेडिएशन होती हैं, जहाँ म्यूटेंट्स और मतलब बहुत ही ज़्यादा कीड़े मकोड़े मॉन्स्टर होते हैं, आपको तो पता ही है। लेकिन वहाँ ऐसी रेडिएशन होती है जहाँ पर इंसान को अगर वो लग जाए तो वो मर भी सकता है, लेकिन 1000 में से एक बंदा अवेकन भी हो सकता है। अब हमें एक चीज़ दिखाई जाती है, हमारे सामने 2 बंदे दिखाए जाते हैं जहाँ पर अपने बंदे की बात कर रहे होते हैं। वे कह रहे होते हैं कि ये वही लड़का है जिसके पेरेंट्स 3 साल पहले मारे जा चुके थे एक एक्सीडेंटल में। इसके पेरेंट्स के मरने के बाद इसे कॉम्पेंशन भी नहीं मिला और वो उसका मजाक उड़ा देते हैं कि क्या ही फ़र्क पड़ता है, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। वे माइनिंग साइट पर पहुंचते हैं और एमसी मनी मन में सोच रहा होता है कि कमज़ोर होना आपकी गलती नहीं होती, ये बस सोसाइटी का एक कड़वा फेस होता है। वहाँ पर एक बंदा कह रहा होता है कि चलो काम शुरू करते हैं। तभी अचानक भूकंप आना शुरू कर देता है। उनका कैप्टन कहता है ये तो बस हल्का फुल्का अर्थक्वेक है, इनसे डरो मत। लेकिन उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि क्या अर्थक्वेक, मैंने तो आज से पहले ऐसा कुछ नहीं सुना कि केव में ऐसा कुछ होता है। 2 लोग कह रहे होते हैं कि क्या वो मॉन्स्टर हो सकते हैं, क्या सच में। उन लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं, चिंता करने लगते हैं। तभी उसका कैप्टन कहता है कि तुम सब चुप हो जाओ, ये केव पहले ही 3 साल पहले क्लियर हो चुकी है। वो सब ये कह ही रहा होता है, तभी उसके पेट को चीरते हुए एक पंजा आता है। सारे के सारे बंदे शॉक हो जाते हैं और जैसे उन्हें पता चलता कि ये तो एक मॉन्स्टर है, सभी डर कर इधर उधर भागने लगते हैं और वो एमसी के पीछे भी आ जाता है। एमसी सोच रहा होता है कि एग्जिट अभी भी 10 किलोमीटर दूर है, यहाँ से इनसे भाग कर जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा और हम इंसान है और इंसान इसके लिए कैपेबल है ही नहीं, वे इनके कैपेबल है ही नहीं कि उन्हें मार सके। तभी एक मॉन्स्टर एक बंदे को अपने एमसी के ऊपर फेंक देता है जिससे वो दूर जाकर पत्थर से लगता है। वो देखता है कि उसके साथ ही उसे छोड़कर जा रहे हैं। वो उन्हें रोकने के लिए मदद मांगता है, लेकिन तभी उसी कैरेज पर जिस गाड़ी में वे जा रहे होते हैं उस पर मॉन्स्टर हमला कर देता है और उनमें से आदमी को उठाकर ले जाता है। तभी उस कैरेज में धमाका हो जाता है। उसी को पता चलता है कि ये बंदे मतलब मॉन्स्टर फायर से डरते हैं और वो ये चीज़ ट्राई करने की सोचता है कि मुझे एक बार ट्राई तो ज़रूर करना चाहिए। तभी एक मॉन्स्टर उस पर हमला करने की कोशिश करता है। एमसी जल्द से जल्द मशाल उठाने की कोशिश करता है, वो पकड़ता है और वो उसके ऊपर हमला करने की या फिर उसे दूर भगाने की कोशिश करता है। वो देखता है कि वो उसके पास नहीं आ रहा है, मशाल को देखकर मतलब आग को देखकर वो आग से डर रहा है और वो चिल्ला के सभी लोगों से कह देता है कि ये लोग एक्चुअली में फायर से डरते हैं। और हमें इस दुनिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी जाती है। वही टिपिकल स्टोरी है कि मॉन्स्टर ने इस दुनिया पर हमला कर दिया और सुपर ह्यूमंस जिनके पास एबिलिटीज़ हैं वे ही इस दुनिया में लड़ सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। प्रेजेंट में एमसी सोच रहा होता है कि लेकिन हम तो सिर्फ ऑर्डिनरी पीपल्स हैं, हम इनका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तभी वो चिल्ला के कहता है कि कुछ तो भी ऐसा ढूंढो जो कि हम जला सकें, और सोचता है कि हम इनके बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है। एक बूढ़ा आदमी कहता है कि ये फ्लेम तो काफ़ी देर तक मतलब ये टॉर्च तो काफ़ी देर तक नहीं चलेंगी। तभी एमसी कहता है कि ठीक है, स्टोरेज रूम में बहुत ही ज़्यादा फ्यूल रखा होगा, जल्दी उसे लेके आओ। और वो एक सर्कल बना लेते हैं। एमसी चला के कहता है जल्द से जल्द गैसोलीन उसे वहाँ फेंक दो। वे फेंकते हैं और उसके ऊपर आग फेंक देते हैं जिससे सारे मॉन्स्टर डर जाते हैं। उनमें से एक मॉन्स्टर के पास आग भी लग जाता है। वही बूढ़ा फिर से एमसी के पास आता है और उसका थैंक यू करता है और लोग भी उसकी हेल्प के लिए थैंकफुल होते हैं।
तभी एमसी की नज़र पड़ती है एक स्टैचू पे, जहाँ पर जो भी कैप्टन था उसने इल्लीगली बेचने के लिए वहाँ पर रखी होती है। पीछे से हमें रिफोर्समेंट मतलब जो बचाने वाले हैं उनमें से किसी का तो भी फ़ोन आता है। उन्हें न्यूज़ मिलती है कि अभी भी मदद आने में कुछ देर लगने वाली है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे से ज़्यादा लग सकता है और 2 घंटे भी लग सकते हैं, यहाँ तक कि 5 घंटे भी लग सकते हैं। भाई घंटे भरे जा रहे हैं तो सब लोग शॉक हो जाते हैं और एक ही जगह फ्रीज हो जाते हैं। सब लोग शॉक हो जाते हैं, इधर उधर भाग रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि नहीं, हम इतनी देर तक नहीं रुक सकते हैं, यहाँ तक कि हमारी सूट की बैटरी भी ख़त्म हो जाएगी, हम रेडिएशन से ही मर सकते हैं। एमसी भी देखता है अपनी सूट की बैटरी, जिसकी बैटरी 61% होती है। तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि मेरी बात सुनो, अगर सभी को अपनी बैटरी बचा के रखनी है जब तक हमारे पास रिफोर्समेंट नहीं आ जाती, तो हमें किसी को तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और वो किसको कह रहा होता है? ऑफ कोर्स अपने एमसी को। उस पर डंडा उठाता है और कह रहा है कि क्यों ना तुम अपनी बैटरी हमें दे दो, और उस पर हमला कर देता है और कहता है कि तुम रेजिस्ट करने की भी कोशिश मत करो, और उसे मारने लगते हैं। एमसी नीचे गिर जाता है और सोच रहा होता है कि तुम बास्टर्ड, अगर मैं अवेकन हो गया ना तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही मारूंगा। पीछे से वही आदमी भी कह रहा होता है कि अच्छा, अगर तुम्हारा इतना अच्छा लक हुआ, अवेकन हो गए, तो बिल्कुल तुम्हारी इच्छा ही पूरी होगी। और दूसरा बंदा उसकी बैटरी निकाल लेता है। तभी वो दूसरे माइनस की तरफ बढ़ता है और सोचता है कि अब किसकी बारी है। उनमें से एक बंदा उन्हें धक्का देकर भाग रहा होता है। वो ट्रक चढ़ता है और पकड़ता है कि तुम मुझसे कभी भी नहीं जीत पाओगे। वो वही ट्रक चलाता है जिसपे मूर्ति खड़ी होती है। वो ट्रक लेता है और वहाँ से निकल जाता है। अब एमसी उसी मूर्ति के सामने पड़ा हुआ है। वो देखता है मूर्ति उस पर हंस रही है। वो सोचता है कि मूर्ति भी इस हालत का उसका मजाक उड़ा रही है। तभी उस मूर्ति को कुचलते हुए एक मॉन्स्टर सामने आ जाता है। वो एमसी के सामने खड़ा होता है। अब एमसी वही बातें रिपीट कर रहा होता है, मैं ही क्यों, आखिर मैं ही क्यों, हमेशा आखिर में पिटता हूँ। और वो मॉन्स्टर अपने एमसी के पेट में अपना हाथ डाल देता है। एमसी सोच रहा होता है कि क्या मेरे साथ ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं वीक हूँ। और उसके पास्ट की कुछ हमें इमेजेस दिखाई जाती हैं जहाँ पर वो याद कर रहा होता है कि कैसे उसके रिश्तेदार उसके कभी साथ नहीं दिया, सब ने उसे कमज़ोर समझा, उसके माँ बाप का मौत का अफसोस तक नहीं किया। वो अपने माँ बाप के बदला लेने या फिर कहीं की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा रहा था, लेकिन एनजी कंपनी ने, जो माइनिंग कॉरपोरेशन थी, उन्होंने उसे वहाँ से भगा दिया और उसकी माँ बाप की मौत का कंपनसेशन भी दिया। और जब वो मांगने गया तो लोगों ने उसे बहुत ही ज़्यादा मारा। इसी कर्जों को चुकाने के लिए वो माइनर बनने के लिए फोर्स हुआ। और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो मॉन्स्टर उसे बहुत ही ज़्यादा मार रहा होता है। लेकिन एमसी सोचता है कि इस बार नहीं, क्या हुआ अगर मैं कमज़ोर हूँ तो मैं इस तरह मर नहीं सकता। और वो उसका कंधा काटता है जिससे मॉन्स्टर उसे दूर फेंक देता है। अब एमसी ज़मीन पर पड़ा है। तभी उसके कानों में आवाज़ बजती है, ओह, तो तुम में कुछ न कुछ पोटेंशियल तो है, तुम इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हो जबकि तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। एमसी सोच रहा होता है कि ये सब क्या चल रहा है। वही शैडो फिगर उससे कहता है कि अगर तुम मुझे अपनी बॉडी दे दो तो शायद मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। एमसी कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, मैं एक ऐसे घटिया और अगली फ्रीक से कभी भी मदद नहीं मांगूंगा। तभी वो मॉन्स्टर दोबारा से उसके ऊपर पैर रखने की कोशिश कर रहा होता है। तभी ऑटोमेटिकली वो एंटिटी उसके अंदर आ जाती है और सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तभी मॉन्स्टर को तो भी अजीब लगता है और वो अपने आप ही घुटने टेक देता है, क्योंकि अब अपने बंदे का पूरा रूप बदल चुका है। वो आइडेंटिटी उसके अंदर आ चुकी है और उस आइडेंटिटी का पैर उस कीड़े को, मतलब उस मॉन्स्टर को मसल देता है। अब अपने बंदे को दिखाया जाता है कूल सा लुक। तभी उसके पीछे से एक और मॉन्स्टर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपना A20 अंडरग्राउंड जो भी स्पेस एरिया है उसे ओपन करता है और उसके अंदर उसे खींच लेता है, जिससे उसकी मुंडी भारी रह जाती है। अब वो आगे बढ़ के उन्हीं सब माइनस को पकड़ लेता है। माइनस भी सोच रहे होते हैं कि माइनस डर जाते हैं कि वो उनके साथ क्या करने वाला है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा। एमसी कहता है कि अच्छा, अगर मैं तुम्हारी बॉडी वापस कर दूँ तो तुम क्या ही कर सकते हो। अब तीनों के तीनों वो उसके सामने खड़े हैं, उनसे अपने एमसी से रैम की भीख मांग रहे हैं, जान की भीख मांग रहे हैं। उनमें से एक बंदा कहता है तुम्हें हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारी ही वजह से तुम अवेकन हो पाए हो, क्या तुम्हें इतना भी ज़्यादा थैंकफुल नहीं होना चाहिए। एमसी उन्हें एक कोल्ड आवाज़ में कहता है कि क्या तुम्हारी वजह से मैं अवेकन हो पाया और मुझे तुम्हें थैंकफुल भी कहना चाहिए। हाँ, अब सारे के सारे बंदे खुश हो जाते हैं। हाँ, मुझे जाने दो, अगर तुम थैंकफुली नहीं कहना चाहते तो हमें जाने दो, बस इतना काफ़ी रहेगा। एमसी कहता है कि हाँ ठीक है, मैं जाने दूंगा, लेकिन उससे पहले वो उन सब की बैटरी निकाल लेता है और अब वो उन्हें वहीं छोड़कर वहाँ से आगे बढ़ता है।
दो उसके सामने दो बंदे और खड़े होते हैं और उनकी बैटरी निकाल देता है। क्योंकि वे रेडिएशन से अपने आप ही मर जाएंगे। वेरी चालाक। वो शैडो भी कह रहा होता है कि क्या तुम इन सब छोटी मोटी चीज़ों के लिए मेरी शक्ति का इस्तेमाल करना चाहते हो। एमजे कहता है चुप रहो, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। अब वो आगे बढ़ता है, उसके सामने बहुत ही सारे मॉन्स्टर खड़े होते हैं। एमजे भी शौक हो जाता है कि मैंने सोचा नहीं था कि बाहर इतने सारे मॉन्स्टर होंगे। अब शैडो भी उसको मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश करता है कि अपनी बॉडी मुझे दे दो, फिर मैं दिखाता हूँ कि मेरी पावर क्या है। लेकिन एमसी कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, मैंने कहा ना तुम्हें। और मॉन्स्टर उस पर हमला करता है। वो उछलता है और सोचता है कि मैं कितना ज़्यादा लाइट फील कर रहा हूँ। तभी उसके पीछे से एक मॉन्स्टर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अपने बंदे को ये सेंस हो जाता है और वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए बच जाता है। एक और मॉन्स्टर उस पर हमला करने की कोशिश करता है। वो अपनी हाथ में एनर्जी इकट्ठा करता है और कहता है कि अब मैं दिखाता हूँ कि मेरी पावर एक्चुअल में क्या है। और वो उसको बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से मारता। अब वो अपनी खुद की पावर देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी वो देखता है कि यार मेरे पंच में इतनी ज़्यादा ताकत नहीं है, तो मैं अपने नंगे हाथों से इन्हें नहीं हरा सकता। तभी उसकी इच्छा पूरी होती है। वो अपना हाथ में एक डैगर समन कर लेता है। वो शौक होता है कि क्या ये डैगर शैडो से आया है, और उस डैगर का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर को बीच से काट देता है। अब उसे पता चल जाता है कि वो अब अवेकन हो चुका है। अब सभी मॉन्स्टर को एक एक करके मारने लगता है। उसने लगभग सभी मॉन्स्टर को मार दिया है। अब वो खुले मैदान, जंग के मैदान में लेटा हुआ है। भाई जीत की थकान में आराम से लेटा हुआ है। अगला सीन हमें दिखा जाता है हॉस्पिटल का, जहाँ पे एक नर्स अपने डॉक्टर से कह रही होती है कि डॉक्टर, जबकि इसकी बॉडी में सब कुछ ठीक है तो फिर ये जाग क्यों नहीं रहा है। डॉक्टर कह रहा होता है कि लगता है एक बॉडी को अवेकन होने के बाद रेस्ट और बहुत ही ज़्यादा आराम की जरूरत पड़ती है। नर्स ने इंतजार नहीं कर रही होती है कि मैं देखना चाहती हूँ इसकी पावर क्या है और उसका लेवल क्या है। डॉक्टर उसको मना करता है, अब यहाँ से निकलने का समय आ चुका है। लेकिन अपना एमसी कुछ और ही सोच रहा होता है। उसके दिमाग में वही आइडेंटिटी उससे बात कर रही होती है। वो उसकी बॉडी को ताना मार रही होती है कि क्या बॉडी मिली है मुझे, एक ई क्लास, एटलीस्ट मुझे ऐसे रैंक की बॉडी मिलनी चाहिए थी, लेकिन मुझे यहाँ पर ट्रैप कर दिया गया है। लेकिन फिर भी ये ई क्लास बंदा है, लेकिन इसने मेरी पावर को मैनिफेस्ट करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है, मतलब बहुत ही अच्छा से यूज़ किया है। अब एमसी भी उठता है और सोच रहा होता है कि अबे यार तू क्या बकवास कर रहे जा रहा है, तो क्या मेरी बॉडी को हमेशा के लिए पोजेस करना चाहता है। अब डार्क शैडो भी कह रहा होता है कि शैडो भी कह रहा होता है कि जल्द से जल्द मुझे अपनी बॉडी मेरे हवाले कर दो। एमसी भी मन ही मन में सोच रहा होता है कि ये मेरी बॉडी के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, शायद से मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं इसको प्रवोक भी नहीं कर सकता। ये सारी सिस्टम की आवाज़ सुनकर भी शैडो भी परेशान हो जाता है। उसका गला पकड़ता है और एक केव में फेंक देता है। और शैडो कहता है कि अगर 3 दिन में तुमने डी क्लास तक नहीं पहुंचे तो मैं तुम्हारी बॉडी ऑब्टेन कर लूंगा, मतलब जबरदस्ती पोजेस कर लूंगा। एमसी भी शौक हो जाता है कि वो हॉस्पिटल से आखिर कहाँ चुका है। शैडो बताता है कि ये एक ई क्लास का ट्रायल है, इंसेक्ट नेस्ट। शैडो कहता है तुम्हें अपने आप को प्रूव करने के लिए यहाँ पर भेजा गया है। वो अब ये गुफा के सामने होता है, उसके सामने आता है शील्ड आर्मर बीटल। एमसी को पता चलता है कि उसे इसका नाम कैसे पता है। शैडो कहता है कि मैंने तुम्हें शैडो सिस्टम की नॉलेज दे दिया है। सोचता है कि शैडो सिस्टम, वो तभी उसके सामने के डैगर को उस पर कई सारे स्लैश मारता है, जिससे वो बीटल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एमसी सोचता है कि साथ से मुझे उसके बैक से ब्लाइंड स्वॉर्ड से हमला करना चाहिए। वो हमला करता है और पीछे की तरफ आता है, लेकिन बीटल उसे पकड़ लेता है और उस पर हमला करता है। एमसी जैसे न तैसे करके बचता है और सोचता है कि इस बीटल की कितनी ज्यादा हार्ड शील्ड है। एमसी फिर हमला करता है और हैरान है कि इसकी शील्ड इतनी ज्यादा ताकतवर है, और वो बीटल उसको वापस से दूर फेंक देता है। वो पत्थर से टकराता है। डार्क शैडो कहता है कि अबे कमजोर क्या कर रहा है। तभी वो देखता है कि उसका हाथ में क्रैक आ चुका है। हमला करता है, लेकिन एमसी उसकी वीकनेस जान जाता है। अब वो पूरी जूस में आ चुका है। कहता है कि अब देखते हैं कि असली में कमजोर कौन है। शैडो भी ये देख के शौक हो जाता है कि वो शैडो सेंस का इस्तेमाल कर रहा है। तेजी से स्लैश मारता है और उसका एक पैर काट देता है। शैडो कहता है ये सब बस एक पैर काटने के लिए। एमसी कहता है अब मुझे पता चल गया है कि इसका वीक पॉइंट क्या है। तभी वो अपने हाथ में एक स्पीयर समन करता है और उस स्पीयर को उसके पेट में डाल देता है। वो देखता है कि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है, तो उसका गर्दन उड़ा देता है। अब वो बहुत ही ज्यादा खुश है और वो बहुत ही ज्यादा थक चुका है। उसने फाइनली उस बीटल को हरा दिया है। तभी उसे पता चलता है कि मॉन्स्टर को मारने से उसे एनर्जी पॉइंट मिलते हैं, मतलब वो एनर्जी क्रिस्टल होता है जिससे उसे ब्रेक थ्रू पॉइंट मिलते हैं, जिससे उसकी 0.2% प्रोग्रेस बढ़ जाती है।
तभी वो कुछ तो भी सेंस करता है कि कुछ तो भी आ रहा है। तभी शैडो भी कहता है कि तुम अपनी शैडो सेंस का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। एमसी पूछता है कि ये शैडो सेंस क्या है। तभी वो कुछ तो भी कॉन्सेंट्रेट करने लगता है और शैडो सेंस का हमें दिखाया जाता है कि लेवल 1 शैडो सेंस का इस्तेमाल करते हुए उसे पता चलता है कि एक उसकी तरफ अटैक बढ़ रहा होता है। वो तेजी से उस अटैक से बचता है, फिर से उसके पास अटैक आता है और बार बार उसके पास अटैक आ रहा होता है, लेकिन वो अपनी स्पीड की मदद से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से डोज कर रहा होता है। अब एमसी और भी ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने लगता है और मोर एनर्जी गैदर करने लगता है। शैडो भी देख के शौक है कि एक ई रैंक का हंटर उसकी इतनी ज़्यादा स्किल को अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट कर पा रहा है। वो स्किल का इस्तेमाल करता है, उसे दिखता है कि एक ई रैम का बग और शूटर जैसे बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं। तभी उसके सामने बहुत ही सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। एमसी डर जाता है कि इतने सारे मॉन्स्टर, और वे सारे मॉन्स्टर एमसी पर हमला कर देते हैं। लेकिन अपना एमसी अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उनको एक बस्ट देता है और वे सब दूर चले जाते हैं। अब एमसी का बहुत ही ज़्यादा कूल लुक दिखा जाता है। वो कहता है कि अब मैं दिखाता हूँ कि एक ई रैंक का हंटर क्या कर सकता है। अब एमसी को समझ भी आ जाता है कि ये जो पर्पल ग्लो चमक रहा है वो उसका वीक स्पॉट है। वो अपनी एक नई स्किल का इस्तेमाल करता है जिसमें से धरती में से स्पाइक निकलते हैं और सभी मॉन्स्टर को हरा देते हैं। उसके पास नोटिफिकेशन आता है कि डी क्लास ब्रेक थ्रू हो रहा है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि उसके ब्रेक थ्रू पॉइंट बढ़ रहे होते हैं 0.7 से। अब वो समझ जाता है कि अब उसको पॉइंट ही गैदर करने होंगे अपने डी क्लास को ब्रेक थ्रू करने के लिए। अब वो तेजी से उन मॉन्स्टर के बीच से निकलता है और सभी को जान से मार रहा होता है। एक एक करके सभी को मार रहा होता है। लेकिन इतनी सारी एनर्जी को यूज़ करने के बाद एमसी की मेंटल एनर्जी ख़त्म हो जाती है, जिससे उसकी आंखें ब्लर हो जाती है। इसका फ़ायदा उठाते हुए एक बीटल उसके पीठ को घायल कर देता है। एमसी के पास अब 15 घंटे बचे हैं। वो सोचता है कि मैं अभी यहाँ नहीं हार सकता। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि कैसे उन लोगों ने मेरे माँ बाप का मजाक उड़ाया, मेरे माँ बाप को जान से मार दिया और यहाँ तक कि मेज पर बेफालतू का खर्चा तक चढ़ा दिया। वो अब बहुत ही ज़्यादा इनविंसिबल बन चुका है और सभी को एक एक करके मारने लगता है। शैडो भी शौक हो जाता है कि एक बंदा जो अपनी माँ बाप की बदला लेना चाहता है या फिर जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भरा पड़ा है, उसमें कितनी ज़्यादा एनर्जी होती है। अब अपना बंदा मॉन्स्टरों के ढेर पर पड़ा है और टाइम रहता है कि सिर्फ 15 सेकेंड और उसकी एनर्जी और उसकी प्रोग्रेस होती है 96%। जैसे ही टाइम रिड्यूस होने लगता है, उसे अपनी पूरी एनर्जी इकट्ठा करके उन बीटल्स को सभी को एक साथ मार देता है। और हमें नोटिफिकेशन आती है कि आपकी डी रैंक ब्रेक थ्रू 100% हो चुकी है। अब वो फाइनली ई रैंक कर नहीं है, अब वो डी रैंक हो चुका है। शैडो भी कहता है तुमने मुश्किल तो हुई लेकिन आखिरकार तुमने कर ही दिया। एमसी देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे वेपन पड़े हैं। वो उनको हाथ में पकड़ता है और देखता है कि वे ए रैंक की तलवार है, लेकिन उसको क्लियर करते हुए शैडो कह रहा होता है कि ये तलवार नहीं, ये डैगर है। एमसी सोचता है कि यार डैगर है तो फिर ये क्या जायंट्स हुआ करते थे जो इनका इस्तेमाल किया करते थे। शैडो भी कहता है अगर तुम कंपेयर करो मेरी शैडो एनर्जी के वेपन से तो ये कुछ भी नहीं है, और उसके सामने शैडो एनर्जी से बहुत ही सारे वेपन निकल रहे होते हैं। अब शैडो पूछता है कि अब तुम क्या करने वाले हो। एमसी कहता है मैं इन सबको बेचने वाला हूँ, लेकिन एक डी रैंक का क्लासी हंटर ही इन सबको बेच सकता है, तो हमें सबसे पहले अपने स्किल या फिर कहीं ग्रेड को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। वो रजिस्टर कराने वहाँ सेंटर पर जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसे सिर्फ ई क्लास मिली है। एमसी शॉक हो जाता है और वो लड़की बता रही होती है कि तुम एक माइनर हो इसलिए तुम्हें हमें ई रैंक देनी पड़ी है, तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए। अब वो बाहर है और कह रहा होता है कि शैडो सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन उसे ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसे अब इक्विपमेंट को सहना थोड़ा सा ट्रबल हो सकता है। लेकिन फिर भी देखो बैकग्राउंड नॉइस बहुत ही ज़्यादा होगी या नहीं होगी मुझे नहीं पता, लेकिन प्लीज़ इग्नोर करना, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपना बेस्ट देने का। अब एमसी अपने सारे इक्विपमेंट्स को ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए निकल जाता है। एमसी कुछ तो भी वहाँ वेपन देख रहा होता है, तभी वहाँ का इंचार्ज आता है और उसको भगा रहा होता है, इशारे करके भगा रहा होता है कि एक माइनर यहाँ पर क्या चल रहा है, अगर यहाँ पर तुमने कुछ भी नुकसान किया ना तो तुम उसकी भरपाई भी नहीं कर पाओगे। एमसी ये देखकर गुस्सा हो जाता है कि वो इस तरह बात कर रहा है। वो कहता है कि तुम कस्टमर से इस तरह बात कैसे कर सकते हो। वो इंचार्ज कह रहा होता है कि कस्टमर अपने आप को देखो, तुम यहाँ पर कुछ अफोर्ड भी नहीं कर सकते। एमसी भी अपने एटीट्यूड में आते हुए कह रहा होता है कि अच्छा मैं कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता, और अपनी तलवार निकाल लेता है, तो तुम बताओ इसकी कीमत क्या हो सकती है। तभी उसे एक लड़की की आवाज़ आती है कि ब्रदर टिंग तुम एक डी रैंक का वेगनर हो तो फिर तुम इस तरह ऐसी घटिया चीज कैसे बेच सकते हो। और हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा जो जाओ टिंग होता है डी रैंक का, और शू किंग एक सिविलियन मतलब नॉर्मल पर्सन होती है।
अब इंचार्ज का पूरा मूड बदल जाता है। वो कहता है कि ओह मिस्टर टिंग आपको कुछ अच्छा मिला खरीदने के लिए। टिंग कह रहा होता है कि क्या तुम्हारे पास बस ये घटिया सी तलवार ही है। इंचार्ज भी कहता है कि सर आप क्या कह रहे हैं, ये एक बुलेट को भी डोज कर सकती है, ये डी रैंक का है, ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया वेपन है। तभी एमसी उस लड़की को नोटिस कर लेता है, सू किंग। उसे याद आता है कि कैसे उस लड़की ने उसे डंप कर दिया था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और वो एक्चुअली कर्जे में भी डूबा हुआ था, तो उसको उसने छोड़ दिया था ये कहकर कि तुम सबसे बड़े लूजर हो। टिंग पूछता है क्या तुमसे जानते हो। वो सूकिंग भी मना करते हुए कहती मैं एक लो क्लास माइनर को कैसे जान सकती हूँ, शायद से ये मेरा फैन होगा जो मेरे पीछे हमेशा पड़ा रहता है क्योंकि मैं एक सेलिब्रिटी जो हूँ। टिंग वो तलवार लेता है और आगे बढ़ता है तो फिर यहाँ पर एक माइनर कचरा करके आ रहा है और वो अपनी तलवार से हमला करता है, लेकिन वो शौक हो जाता है कि उसकी तलवार ही टूट चुकी है क्योंकि अपने एमसी ने अपनी तलवार से उसे रोक लिया होता है और कह रहा होता है कि अब पता चला कि असली ट्रैश कौन है। अब पीछे से भी सू किंग आग लगाते हुए कह रही होती है कि ये कैसे हो सकता है, तुमने नहीं कहा था कि ये तलवार आयरन की प्लेट को भी काट सकती है। अब वो पूरी तरह भड़क जाता है। अब कह रहा होता है कि मतलब टिंग कह रहा होता है कि तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। एमसी उसका अटैक आते हुए देख लेता है और इजीली बच जाता है। तभी टिंग अपनी लात से एमसी पर बहुत सारी लात चला देता है, लेकिन एमसी अपनी सुपर स्पीड की मदद से बच रहा होता है। एमसी भी सोच रहा होता है कि इस जैसे घटिया बंदे से लड़ना बहुत ही ज्यादा आसान है, जबकि मैं इतने खतरनाक मॉन्स्टर से पहले ही लड़ चुका हूँ। अब टिंग भी सोच रहा होता है कि ये बंदा ई रैंक का कैसे हो सकता है। वो भी सोच रहा होता है कि ये मेरे अटैक कैसे डोज कर रहा है, जबकि ई रैंक का हंटर से भी कम होते हैं माइनर्स और मैं एक डी रैंक का होकर इसे एक हिट भी नहीं दे पा रहा हूँ। अब एमसी अपने आप को होल्ड बैक नहीं करता है, वो अपनी शैडो का इस्तेमाल करते हुए उसको पकड़ लेता है और कहता है कि क्या मैं भी कह सकता हूँ जो कुत्ते सड़क से बिलोंग करते हैं उन्हें भी वहाँ वापस चले जाना चाहिए। और वो अपनी शैडो चैन का इस्तेमाल करते हुए उसको पटक देता है। लड़की भी शौक हो जाती है ये इसकी पावर देखकर। एमसी और भी ज्यादा उसको भड़का देता है डॉग बुलाकर। वो उसकी तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहा होता है अटैक करने के लिए। तभी उसके बीच एक माफिया या फिर उसका मालिक आ जाता है। वो वांग डेफा होता है डी रैंक का। वो कह रहा होता है कि यंग मास्टर जाओ, आप मेरे बहुत ही पुराने कस्टमर हो, लेकिन आपको यहाँ फाइट करनी नहीं चाहिए थी। तभी उसका फायदा उठाते हुए शूकिंग भी कह रही होती है कि ये छोटा सा लड़का है, इसने पहले अटैक करना शुरू किया था। वांग भी देखता है कि वो एक माइनर है। वैंग आगे बढ़ता है, एमसी से पूछ रहा होता है कि क्या तुमने इसकी अपनी तलवार से इसकी तलवार तोड़ दी। एमसी कहता है कि इसी ने पहले मुझ पर अटैक किया था, तो ये सब मेरी गलती नहीं है। वो उसके पास जाता है, वो टिंग के पास जाता है और पूछता है क्या सच में ऐसा ही हुआ था। और वो उसके कान में कहता है, मतलब विस्पर करते हुए कह रहा होता है कि जो तलवार उसके पास है वो कोई ऑर्डिनरी नहीं लग रही है। टिंग भी कहता है तो जाओ उसको अच्छे दाम में खरीद लो। फिर वो एमसी के पास जाता है और कहता है कि मुझे एक बार अपनी तलवार दिखाओ। तो वो जैसे ही पकड़ता है उसे पता चलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा भारी है, लगता है ये अवेकन है। तभी वो उससे पूछता है कि तुम्हारे पास इस जैसे वो पूछता है तुम जैसे माइनर के पास इस जैसी तलवार कैसे आई। एमसी कुछ भी नहीं छुपाता है, वो कहता है कि मुझे बस माइन करते हुए तलवार मिल गई थी। वो भी सोच रहा होता है कि जैसे कि मैंने सोचा था ये एक बस बेवकूफ माइनर है। अब वो अपने एमसी को पूरी तरह मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा होता है, जैसे कि वो कह रहा होता है कि तुम्हारी तलवार में तो कोई भी एट्रीब्यूट्स नहीं है और एनहांसमेंट भी नहीं है। अगर ये ब्रोकन नहीं होती और अच्छी होती तो मैं इसके 2 मिलियन दे सकता था। चलो मेरे पास एक प्रपोजल है, मैं तुम्हारी एक कबाड़ा सोड खरीदने के लिए तैयार हूँ, बस तुम्हें ज़ांग फैंग को 2 मिलियन देने होंगे, बाकी मैं संभाल लूंगा। क्या कहते हैं टिंग। टिंग भी कह रहा होता है कि वेल मैं दे सकता हूँ, जबकि आपने कहा है तो मैं 2 मिलियन तो बिल्कुल दे सकता हूँ। पीछे से सू भी कह रही होती है कि एक माइनर को इतने पैसे देने की क्या जरूरत है। तभी वो डेविल हंसी देते हुए उसको कह रहा होता है कि चिंता मत करो, बाद में हम इसके मार कर इसके ऑर्गन बेच लेंगे, वो 2 मिलियन के तो होंगे ही। पर एमसी उनके प्लान पर पानी फेर देता है, वो मना कर देता है। तभी वांग कह रहा होता है कि क्या तुम्हें इसके साथ प्रॉब्लम है और अपने बॉडीगार्ड को सामने लाता है। अब वांग के सभी बॉडीगार्ड उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। पीछे से वांग भी उसके कह रहा होता है कि ये सिर्फ एक माइनर है, ये कुछ नहीं कर सकता। तभी उसके पास एक बॉडीगार्ड उड़ता हुआ आता है। वो देखता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हैरान हो जाता है कि अपना बंदा उन सभी को एक ही लात से उड़ाकर फेंक देता है। और एक बंदा टिंग के पास आता है, लेकिन वो उस बंदे को फेंक देता है। अब एमसी कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। पीछे से सू भी कह रही होती है कि एक माइनर की हिम्मत कैसे हो सकती है। टिंग कह रहा होता है कि तुम्हारे पास 2-4 मूव के आ गए तो तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, और वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। वो उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है और कह रहा होता है कि एक डी रैंक के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। वो उसके पास जाता है, लेकिन अपना बंदा एक चांटा उसे जड़ देता है और वो दूर जाके गिरता है।
टिंग और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि मेरे बाप ने तक मेरे पे हाथ नहीं उठाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो सकती है। और वो एनर्जी को और भी ज़्यादा रिलीज़ कर रहा होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, लेकिन अपना बंदा उसकी एनर्जी को ईजिली टैकल कर रहा होता है। ये देखकर टिंग भी शॉक हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है। अब एमसी उनके पास पढ़ रहा होता है, जबकि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें मैंने से नहीं सिखाया, तो चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। टिंग भी कह रहा होता है कि मेरे पास मत आना। पीछे सू भी कह रहा होती है कि एक माइनर के हाथों तुम ऐसे कैसे हार सकते हो। लेकिन अपना बंदा रहम ना दिखाते हुए अपनी स्पाइडर वेब का इस्तेमाल करते हुए उसे पकड़ लेता है। टिंग भी पूछ रहा होता है कि तुम कौन से रैंक पर हो। एमसी कैजुअली कह देता है मैं सिर्फ ई रैंक का हूँ। टिंग भी ये देखकर शॉक हो जाता है कि क्या ई रैंक भी इम्पॉसिबल हो सकता है। और अब टिंग उसको धमकी दे रहा होता है कि मैं ब्लैक पैंथर की गैंग से हूँ, मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना वरना मेरा ब्रदर पैंथर तुम्हें जान से मार देगा। एमसी भी देखता है क्या ब्लैक पैंथर गैंग, ओह तो वो जो मुझसे लोन की वसूली करना चाहते हैं। फिर एक तलवार मारता है और दोनों गिर जाते हैं, जिससे टिंग भी खून खांसने लगता है। और एमसी कहता है सबसे ज़्यादा मैं जिससे गुस्सा करता हूँ वो होते हैं लोन शार्क। तभी पीछे से वो वांग वहाँ का मैनेजर जो भी काम हो मुझे पता नहीं है, उस पर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अपना बंदा अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है कि गेट लॉस, और वो हवा में उड़ जाता है। अब एमसी उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। टिंग भी कह रहा होता है कि सुनो सुनो रुक जाओ, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। एमसी उसकी बात नहीं सुनता। फिर वो और भी ज़्यादा डिमांड बढ़ाने की कोशिश करता है, जैसे कि 5 लाख, 1 बिलियन, और एंड में वो 5 मिलियन का ऑफर करता है। एमसी सोचता है कि ठीक है अब के लिए, जबकि मेरी प्रायोरिटी सबसे पहले लोन चुकाना है तो मैं वो करता हूँ। और हाँ, जिनने मेरे माँ बाप को मारा है वो उनमें से ही थे, क्योंकि वह लोन की वजह से मरे थे, तो मैं खुद चाहता हूँ कि वो मेरे पास आ जाए। अब वो उसको छोड़ देता है और कहता है कि मैं तुम्हें अभी छोड़ रहा हूँ, लेकिन जल्द से जल्द मैं उस ब्लैक पैंथर को भी मारने वाला हूँ। तभी उसके पास सुआतेर पूछती है कि क्या तुम ओके हो। टिंग भी कह रहा होता है कि क्या तुमने नहीं कहा था कि वो एक माइनर है। जो कह रही होती है कि मुझे नहीं पता कि वो अचानक से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। और टिंग तभी उसे एक चाटा मारता है। अगर मुझे पता होता कि वो सिर्फ एक माइनर नहीं है तो मैं उससे कभी भी पंगा नहीं लेता। और वो अपने ब्रदर को फ़ोन करता है और दूसरी जगह हमें दिखाया जाता है उसके ब्रदर को, ब्लैक पैंथर, जो पुलिस वालों को मार रहे होते हैं। तभी टिंग उस पर फ़ोन की बात कर रहा होता है कि एक बंदे ने मेरे सारे पैसे चुरा लिए और मुझे मारा भी है, जल्द से मुझे मदद की ज़रूरत है। और फिर वो उसकी डिटेल मांग लेता है और वो वहाँ से निकलते हुए उन सभी बॉडीगार्ड्स कहें या फिर पुलिस वाले कहें, उन सबको मार देता है। अगले सीन हमें दिखाया जाता है एमसी की तरफ का, जहाँ पे वो एक मिशन लेने आया होता है। तभी वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट आगे कह रहा होता है कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। तभी अपना बंदा बताता है कि मैं एक ई रैंक हूँ और मैं मिशन ढूंढ रहा हूँ। वहाँ के कुछ हंटर खड़े हुए कह रहे होते हैं कि क्या ई रैंक का ट्रैश, वो लगता है गलत जोन में आ चुका है, और यहाँ पर लोएस्ट रैंक भी डी रैंक का मिशन मिलता है। तभी कुछ लोग कह रहे होते हैं कि एक ई रैंक का कचरा हमेशा कचरे के साथ बिलोंग ही करना चाहिए। और वो रिसेप्शनिस्ट भी कह रहा होता है कि यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। एमसी सोचता है कि मैंने अभी 5 मिलियन अपने सारे के सारे लोन चुकाने में लगा दिए, अब उसके पास 0 बैलेंस। अब उसे पैसे कमाने के लिए प्रोबेबली मिशन चाहिए ही चाहिए होगा। तभी एक हमें लड़की आते हुए दिखाई जाती है जिसका प्रेशर कोई भी सहन नहीं कर पा रहा होता है। एक्चुअली में वो बी रैंक की हंटर होती है। उस लड़की की इमेंस पावर देख के सब शॉक हो जाते हैं। वहीं अपने बंदे को कुछ नहीं हो रहा होता है, अपना बंदा फुल रिलैक्स है और उसको देख रहा होता है। मुझे मन में सोच रहा होता है कि ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और रिच गर्ल लग रही है, तो फिर वो ऐसी जगह यहाँ पर क्या कर रही है, लगता है यहाँ किसी को ढूंढने आई है। तभी उस लड़की के साथ में आया एक लड़का कह रहा होता है कि हमें डी रैंक अवेकनर चाहिए जो एक माइनर हो डी क्लास ए बीस्ट के लिए, जहाँ पे हम जाने वाले हैं। सभी लोग ये बात सुनकर घबरा रहे होते हैं कि नहीं हम नहीं जा सकते, इसका प्रेशर भी बहुत तगड़ा है, तो हम ये स्टेप अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अपना बंदा आगे बढ़ता है और सोच रहा होता है कि तो लगता है मुझे आगे बढ़ना चाहिए। और लड़की भी उसको नोटिस कर लेती है कि सब लोग उसके प्रेशर के सामने गिरते जा रहे हैं, लेकिन ये बंदा बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स खड़ा है। और वो लड़की अपने बंदे के साथ इशारा करते हुए कह रही होती कि मैं इसे ले जाऊंगी। तभी वहाँ का रिसेप्शनिस्ट या कहीं मैनेजर कह रहा होता है कि नहीं आप ये नहीं कर सकती, वो सिर्फ ई रैंक का है और यहाँ के रूल ये अफोर्ड नहीं कर सकती। लड़की पीछे मुड़ती है, क्या कहा रूल, मैं ही रूल हूँ, समझ गए। और वो अपने बंदे को लेकर डंजन के अंदर निकल जाती हैं। हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा जो फ्लूट बजाते हुए सभी के सिर उड़ा रहा होता है, मतलब मॉन्स्टर के सिर उड़ा रहा होता है। और हमें एक परफेक्ट टीम दिखाई जाती है जहाँ पर 2 सोल्डमैन भी होते हैं, आगे बढ़कर सभी को यहाँ कहीं मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं। हमसे पीछे से सोच रहा होता है कि कितनी ज़्यादा बढ़िया टीम है, सब कुछ एकदम स्मूथली जा रहा है। तभी उसे सेंस होता है कि नीचे की तरफ बहुत ही ज़्यादा मॉन्स्टर हैं। शैडो से पीछे आते हुए कह रहा होता है कि तुम्हारा शैडो सेंस अब स्टेज लेवल 2 पर पहुंच चुका है। एमसी भी सोच रहा होता है कि जबकि मुझे ये सब सेंस हो रहा है तो क्या उस लड़की को भी सेंस हो रहा होगा।
शायद से वो कुछ तो कुछ छुपा रही होती है। तभी उसके साथ आया वो बंदा कह रहा होता है कि हम एक क्रिस्टल नीचे मिलेंगे, तो हमें नीचे जाना पड़ेगा। वो लड़की अपने बंदे के साथ अकेले जाने का फैसला करती है। एमसी सोचता है क्या ये सिर्फ मेरे साथ जाना चाहती है, या तो ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये अकेले सब कुछ संभाल लेगी। फिर वो भी और कुछ ना सोचते हुए नीचे कूद जाते हैं। नीचे उन्हें दिखते हैं तो सिर्फ मॉन्स्टर, वो भी डी रैंक के। अब जैसे कि हमें पता है लड़की मूव करती है, एमसी भी सोच रहा होता है शायद से अभी मूव करने वाली है। लड़की अपनी तलवार निकालती है और आगे बढ़ती है। वो फिर अपने बंदे को आगे कर देती है कि तुम माइनर हो तो तुम पहले जाओ। अपना बंदा शौक है कि मैं तो सिर्फ एक माइनर हूँ। लड़की क्षमा जाती है और घुटनों पर कह रही होती है कि प्लीज़ मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम आगे जाओ। एमसी भी कह रहा होता है कि तुम एक बी रैंक की हंटर हो, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, मैं सिर्फ ई रैंक का माइनर हूँ। और मन मन में सोच रहा होता है कि मुझे सिर्फ माइनर की सैलरी मिली है, तुम अपनी ज़िंदगी रिस्क पर क्यों लगाओ। तभी लड़की कहती है कि मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगी। अब जबकि अपने बंदे को इतने सारे पैसे मिल रहे हैं तो वो डिसाइड करता है कि अब यहाँ से मैं हैंडल करूँगा। वो आगे बढ़ता है, सभी मॉन्स्टर उस पर चार्ज करते हैं। अपना बंदा डोज कर रहा होता है। तभी उस लड़की के पास कुछ मॉन्स्टर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो लड़की एक अपनी स्किल का इस्तेमाल करती है जिससे वे सारे के सारे मॉन्स्टर उड़ जाते हैं। एमसी सोच रहा होता है कि लगता है मैं उसकी खामोखाई फिक्र कर रहा था। तभी एक मॉन्स्टर उस पर हमला करने की कोशिश करता है अपनी कुल्हाड़ी से। एमसी अपनी डार्क स्पेस से अपनी तलवार निकालता है और उसे दूर फेंक देता है। वो कहता है कि लगता है तुम, और वो देखता है कि मिस की, तो देखता है कि वो लड़की तो वहाँ से भाग रही होती है कि मैं नहीं संभाली, अब ये तुम संभालो। अब अपने एमसी सभी को चीरते हुए आगे बढ़ रहा होता है। वो लड़की भागती है लेकिन उसके पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है। उसको देख कर लड़की घबरा रही होती है। तभी वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है। एमसी भी सोच रहा होता है कि ये एक हंटर है तो ये इतनी डर क्यों रही है। तभी उसका हाथ में जो ब्रेसलेट होता है वो उसके पास एक शील्ड लगा देता है जिससे वो मॉन्स्टर दूर फेंका जाता है। लेकिन अब वो ब्रेसलेट भी टूट चुका है। एमसी पूछता है तुम तो एक हंटर हो ना, तो तुम लड़ क्यों नहीं रही हो। खैर छोड़ो, लेकिन मुझे ये बात बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज लग रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम पर हमला क्यों कर रहे हैं। एमसी अपनी शैडो सेंस लेवल 2 एक्टिवेट करता है। उसे पता चलता है कि पीछे एक आदमी खड़ा है, लेकिन जैसे ही लड़की खतरे में आती है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उस लड़की को बचाने में लग जाता है और वो अपनी स्किल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता है। तभी से पता चलता है कि एग्जैक्टली वो उस लड़की पर हमला कर रहे हैं। तो वो अपनी चैन को अनलीश कर देता है। वो लड़की को उसे अपना ध्यान रखने को कहता है। लड़की भी चिल्ला के कह रही होती है कि तुम मुझसे ऐसा कैसे कह सकते हो। तभी एमसी जब फाइट में डिस्ट्रैक्ट होता है तभी लड़की के पीछे एक आदमी आता है और वो उस लड़की पर हमला करने की कोशिश करता है और कहता है कि इसके लिए अपने फादर को ब्लेम करना। तभी जबकि वो उस पर हमला करने वाला होता है, एमसी उसका हाथ काट देता है। सरप्राइज। और वो एक कंट्रोलर टाइप अवेकनर होता है डी रैंक का। वो उन सब मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा होता है और वो वही होता है जो लड़की के साथ होता है। क्वीन नाम है शायद से, अभी पूरी तरीके से बताया नहीं गया है। मैं एक माइनर से तो बिल्कुल भी नहीं हार सकता है। और वो अपनी कंट्रोलिंग एबिलिटी अनलीश कर देता है जिससे सभी के सभी मॉन्स्टर दोबारा जागने लगते हैं और वो उनकी सारी पावर इकट्ठा करके वो अपने आपको अवेकन टाइप में बना लेता है। अब वो पूरी तरह से बदल चुका है। अब वो डी रैंक से सी रैंक का बन चुका है और एमसी और लड़की के नीचे लावा उगने लगता है। एमसी भी सरप्राइज है कि वो कैसे डी रैंक से सीधा ई रैंक पर स्विच कर गया। अब वो एक लावा मेंटोर है, मतलब लावा राक्षस, वो भी सी रैंक का। अब वो मॉन्स्टर उन पर हमला करने की कोशिश करता है। एमसी अपनी तलवार से ब्लॉक करता है और सोचता है कि हम दोनों इस मॉन्स्टर को हराने के लिए काफ़ी नहीं होंगे। तो वो उसका हाथ पकड़ता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है क्योंकि वो उसको नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसे जख्मी हो जाए। तभी मेंटोर उसकी तलवार उसकी लड़की के आगे आ जाते हैं, लेकिन अपना बंदा अपनी रोप से उसे पकड़ लेता है और उसे लेके जल्दी से बाहर निकल जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। एमसी कहता है ये मेज सीधी है तो तुम भागती रहो जब तक तुम बाहर ना पहुँच जाओ। लेकिन लड़की पूछती है कि तुम नहीं आ रहे। एमसी कहता है मुझे तब तक इसे होल्ड करके रखना होगा जब तक तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल जाती, और जब तुम यहाँ से बाहर निकल जाओगी तो मैं खुद तुम्हें ढूंढ लूँगा। एमसी मन में सोच रहा होता है मैं तुम्हें ढूंढ ही लूँगा क्योंकि तुमने मुझे मिलियंस देने का वादा जो किया है। अपने बंदे को जान का खतरे से ज़्यादा पैसे का है, भाई को पैसे तो चाहिए। अब मॉन्स्टर उस लड़की को ढूंढ रहा होता है। एमसी ऊपर बैठा कह रहा होता है कि क्या तुम किसे ढूंढ रहे हैं। मॉन्स्टर उसकी तरफ हमला करता है लेकिन अब तो एमसी बच जाता है। एमसी उसकी टांग पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन वो शौक है कि उस पर एक भी स्क्रैच नहीं आया है। मॉन्स्टर भी हटता है और कहता है कि क्या तुम मुझे मारने की कोशिश करते हो, और उस पर हमला कर देता है। एमसी फिर भागता है और उसको ट्रिक करने की
कोशिश करता है और वो इतनी दूर आ जाता है कि वो पीछे मुड़कर देखता है और वो अपनी शैडो सेंस एक्टिवेट करता है और कह रहा होता है कि चाहे तुम कितनी भी ज़्यादा ताकतवर हो क्यों ना हो, किसी ना किसी की तो हर किसी का वीक पॉइंट तो होता ही है। तभी मोस्टर उस पर हमले करने की कोशिश करता है, लेकिन अपने एमसी को वो वीक पॉइंट दिख जाता है। वो अपनी तलवार लेता है और उसके पीछे हमला करने की कोशिश करता ही है। तभी वो उसको दूर फेंक देता है। एमसी भी शौक है कि एक सी रैंक की पावर कैसी होती है। अब मोस्टर उसको भागने का एक भी टाइम ना देते हुए उस पर हमला कर देता है, लेकिन अपना एमसी भी फुल तैयार होता है। वो अपनी रोप का इस्तेमाल करते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे तोड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ता है और एमसी बार बाल बचता है। तभी वो उसके पीछे आता है, अपना डैगर निकालता है और सोचता है कि अभी अभी मौका है, लेकिन तभी वो मोस्टर अपनी ताकत को अनलीश कर देता है और उसे दूर फेंक देता है। एमसी अब सोच रहा होता है कि मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे ज़्यादा कहीं स्मार्ट हो, या अपनी वीक पॉइंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब मोस्टर कमेंट में कह रहा होता है कि क्या तुम्हें मेरी पावर पसंद आई? मैं 2000 डिग्री तक तुम्हारे ऊपर फेंक सकता हूँ और तुम्हें तड़पा तड़पा के मार सकता हूँ। एमसी भी कह रहा होता है कि क्या मैं तुमसे डर गया? आखिरकार तुम जैसे कीड़े को कौन पसंद करता होगा। अब मोस्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और जब तुम अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हो तो मुझे बताना कि मेरा वॉइस ओवर कैसे लग रहा है और बैकग्राउंड में कुछ ज़्यादा नॉइस तो नहीं आ रही है। मुझे बताना कि क्या मुझे इम्प्रूव करना चाहिए और इसका नेक्स्ट एपिसोड भी आ देना चाहिए। चलो स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। अपना एमजे भी अब गुस्से में आ जाता है, उसके ऊपर लात। तभी उसके पास लात मारने की कोशिश करता है। मोस्टर कहता है क्या तुम उस पर ये चीप ट्रिक आजमा सकते हो, लेकिन अपने बंदे का कुछ और प्लान होता है। वो लात मारने की जगह अपना डैगर उस पर हमला करता है, लेकिन मोस्टर बच जाता है। वो उसके पीछे आता है और उसके पीछे घुसने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वो डैगर सब वहीं के वहीं मेल्ट हो जाते हैं। एमसी भी ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा शौक में है। एमसी अब उससे फाइट करते करते थक चुका है। वो सोचता है क्या मुझे उस शैडो को बुला लेना चाहिए, लेकिन एमसी अभी भी हार नहीं मानता है। अब वो अपना स्पीयर निकालता है और उसके पीछे आते हुए उसके पीठ में अब कहता है कि इस बार नहीं हारूंगा, और वो स्पीयर उसके पीठ में घुसा देता है। लेकिन इससे पहले कि वो मरता, वो अपना ब्रजर्क मोड एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसकी 200% तक हर चीज़ बढ़ जाती है। अटैक, क्रिटिकल, स्पीड एंड ऑल दोस। वो अपनी पावर अनलीश करता है, जिससे अपना बंदा दूर जाके फेंका जाता है। अब मोस्टर भी कह रहा होता है कि एक माइनर ने मुझे इतनी दूर लाके खड़ा कर दिया है, ये बहुत ही ज़्यादा रेडिकुलस है। अब मोस्टर भी कह रहा होता है कि ओ तो तुम यहीं तक जा सकते हो। एमसी के दिमाग में कुछ तो भी चल रहा होता है। वो सोचता है कि ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, और शैडोज के अंदर से निकलता हुआ कह रहा होता है कि जबकि तुम्हारे अंदर ये पावर थी, बस इसको अनलॉक करने की जरूरत थी। और ये मोस्टर बहुत ही ज़्यादा हॉट है, टेम्परेचर हॉट है इसका। इसकी वजह से तुम्हारी एक नई स्किल एक्टिवेट हो चुकी है, जो कि होती है शैडो एनहांसमेंट बेसिक क्लास, जिससे उसकी सारी की सारी इंजरीज हील हो जाती है। मोस्टर भी ये देख के शौक हो जाता है कि ये इतनी जल्दी रिकवर कैसे कर रहा है। और वो कहता है, और वो उस पर हमला करता हुआ कह रहा होता है कि मैं तुम्हें रिकवर होने नहीं दूंगा, और उस पर हमला कर देता है। लेकिन एमसी उसके अटैक से बच जाता है। मोस्टर भी शौक है कि वो उसकी स्पीड कैसे मैच कर पा रहा है। अब उसे विश्वास नहीं हो रहा होता है कि ये सच में एक ई रैंक का माइनर है। अब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन मोस्टर तभी देखता है कि एमसी को हीट से कुछ भी नहीं हो रहा है। एमसी मोस्टर को स्मर्क स्माइल देते हुए कह रहा होता है कि क्या बस इतना ही होता है तुम्हारे पास। मोस्टर पूरा हैरान हो जाता है, और एमसी अब उसकी तरफ अपना डैगर निकालते हुए कह रहा होता है कि अब मेरी बारी है। अब एमसी अपनी डैगर लेकर उसके पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपनी शैडो एनहांसमेंट का इस्तेमाल करते हुए उसका हाथ काट देता है। मोस्टर भी शौक होता है और उसको दूसरे हाथ से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अपना एमसी उसके दूसरे हाथ को भी काट देता है। लेकिन उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो और भी ज़्यादा खुश होके और चिल्ला के कह रहा होता है कि तुम मुझे कितनी बार मारते रहो, मेरे पास एंडलेस रीजनरेशन है। लेकिन एमसी को पता चल जाता है कि उसके पास एंडलेस रीजनरेशन तो है, लेकिन वो हर बार जब रीजनरेशन करता है तो वो वीकर होता जा रहा है। अब एमसी उसे बार बार काट रहा है, बार अगेन एंड अगेन। हर बार जब वो उसे मारता है और वो और भी ज़्यादा वीकर होता जा रहा है। अब वो अपनी लिमिट पर है। मोस्टर ये देख के शौक कर जाता है कि अब वो रीजनरेशन नहीं कर पा रहे हैं। एमसी कहता है कि अब तुम्हारा खेल ख़त्म है। मोस्टर उसे छोड़ने और माफ़ करने के लिए कहता है, लेकिन एमसी को पता है कि वो जो लड़की क्वीन शांग है जो अभी इसके साथ थी, उसके डैड बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, मतलब बड़े ही रिच हैं। तो अगर मैंने उनको बचा लिया, मतलब उनकी लड़की को बचा लिया, तो उनके ऊपर मेरा एक फेवर रह जाएगा। लेकिन मोस्टर स्मक करता है, हंसता है और अपने पास से एक
प्रिजन गेट फ्रैगमेंट निकालता है। शैडो भी शॉक हो जाता है, क्या प्रिजन गेट फ्रैगमेंट, इसके पास ये क्या कर रहा है एमसी। फिर शैडो एमसी को कहता है कि अगर उसने वो तोड़ दिया तो हमारा बाहरी दुनिया से कनेक्शन कट हो जाएगा और हम हमेशा के लिए यहाँ ट्रैप हो जाएंगे। अब मॉन्स्टर उसे तोड़ने वाला होता है, तभी एमसी आगे बढ़ता है और उससे वो छीन लेता है और अपना डैगर उसके पीछे एक बार और गाड़ देता है। और अब वो मॉन्स्टर फिनिश हो चुका है। आखिरकार ये फाइट यहाँ पर एंड होती है और वो उसका कोर अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसकी स्किल अपग्रेड हो जाती है। शैडो सेंस टू अल्टीमेट शैडो सेंस में बदल जाती है। अब उसे सेंस होता है कि ये पूरा का पूरा डंजन गिर रहा है। अब डंजन के बाहर वो पूरी की पूरी टीम खड़ी होती है। क्वीन हैरान होती है कि वो एक ई रैंकर है और उसको दावा करती है कि मेरे पापा, अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो मेरे पापा तुम जैसे को बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं। लेकिन अपना एमसी मना कर देता है और उससे ये भी कहता है कि ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। वो भी हामी भरती है और उसको वो जो भी उसने वादा किया था मिलियन का क्रेडिट कार्ड दे देती है। फिर एमसी अपनी तलवार निकालते हुए कह रहा होता है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो उसको सेल कराने में। लड़की भी कह रही होती है कि हाँ, इस जैसी बहुत ही अच्छी तलवार है तो मैं बात करूंगी, इसकी हर कीमत लगाने के लिए तैयार होंगी। एमसी वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा भी कुछ पता चले तो मुझे बता देना। और वो लड़की को बहुत ही अच्छा तरीका मानता है अपने सभी आइटम्स को सेल करने का। अब एमसी घर पे है और वो उसी गेट फ्रेगमेंट को और वो उसे प्रिजन गेट फ्रेगमेंट को देख रहा होता है। वो पूछता है कि एक्चुअली में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। शैडो कहता है कि अगर तुमने इसे जल्द से ज़्यादा इकट्ठा किया तो तुम एस रैंक तक अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। अब शैडो मन ही मन में सोच रहा होता है कि मुझे इसे जल्द से जल्द ताकतवर बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब इसे पूरी चीज़ें समझ आएंगी और इसे इतने ताकतवर चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। और वो सोचता है कि क्या उसे बता देना चाहिए आने वाले खतरे के बारे में। फिर वो उस विचार को छोड़ देता है कि अगर अभी बता दिया तो ये डर जाएगा, जैसे ही वो ताकतवर बनेगा मैं उसे बता दूंगा। अब एमसी ई क्लास फॉरबिडन जोन पे पहुंचता है, जहां पर एक बी क्लास का और 3 सी क्लास के गार्ड्स होते हैं। और हमें पता चलता है कि एक्चुअली में वो वहाँ क्यों आया है, क्योंकि इसी डंजन में उसके माता पिता की हत्या हुई थी और वो ये जानकारी देखना चाहता है कि एक्चुअली में उस डंजन में हुआ क्या था। हमें पास्ट की कुछ चीज दिखाई देती है जहाँ पे उसे उसके माँ बाप की हत्या के लिए मौत के लिए उसे 1 लाख युआन दिए जाते हैं और कहा जाता है कि जल्द से जल्द इस डॉक्यूमेंट पे साइन कर दो कि उनकी एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन एमसी एक्चुअली में ट्रूथ जानना चाहता था उस एक्सीडेंट के पीछे का। लेकिन सामने वाला बंदा उसको और भी ज्यादा उकसार होता है कि वो एक्सीडेंट था, लेकिन एमसी उसे मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार ही नहीं था। और वहाँ के बॉडीगार्ड भी उसे वहाँ से धकेलने के लिए और मारने के लिए तैयार बैठे थे। और अंदर एनजी कॉर्पोरेशन का ए रैंक का अवेकनर आता है, वो चेयरमैन होता है। तभी उसे देखकर वो शॉक हो जाते हैं। चेयरमैन कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना इसे अच्छे से हैंडल करना। अब वो चेयरमैन अपने बंदे को पैसे देते हुए कह रहा होता है कि हम तुम्हारी ज़्यादा मदद नहीं कर सकते, बस ये मनी रख लो। लेकिन एमसी उसे मना कर देता कि नहीं, मुझे पैसा नहीं, ट्रूथ चाहिए। फिर वो एनजी कॉर्पोरेशन का सीईओ मतलब चेयरमैन उससे वादा करता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन बिठाऊंगा और तुम्हारे पेरेंट्स का सच जान के रहूंगा। लेकिन जब से अब तक कोई भी इन्वेस्टिगेशन बैठाई नहीं गई है। अब शैडो भी कह रहा होता है कि अब जब तुम कुछ नहीं कर सकते तो फिर प्रिजन गेट फ्रैगमेंट ही खोज लो। लेकिन एमसी को पता नहीं होता है कि वो कैसे खोजना होता है। लेकिन तभी एमसी को एक मिशन इनविटेशन आता है, वो वहाँ पर पहुँचता है। एक्चुअली में वो होता है डी रैंक फॉरबिडन जोन। वहाँ का जो इंचार्ज होता है वो कह रहा होता है कि तुम लेट हो। एमसी उसको कहता है कि मैं बस थोड़ा दूर गया था। तभी वहाँ एक बुढ़ा उसको पहचान लेता है कि तुम तो लियो ना। एमसी भी कह रहा होता है कि ओ अंकल हाउ, आपको देखो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम हो चुका है, मैंने भी आपको मिस किया। बुढ़ा भी कह रहा होता है कि 5 साल हो चुके हैं तुम्हारे पेरेंट्स के एक्सीडेंट को। वे बात ही कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे 3 बंदे और होते हैं सी रैंक के। वो कह रहे होते हैं कि हम इस घटिया से माइनर का इंतज़ार कर रहे थे इतनी देर से। मैनेजर भी कह रहा होता है कि अब माइनर की ज़रूरत है तो वो तब करना ही पड़ेगा ना। फिर वो कहता है कि बकवास बंद करो और मुझे मिशन के बारे में बताओ। मिशन के बारे में पता चलता है कि उन्हें एक आइस क्रिस्टल और ढूंढना है और माइन करना है 60 किलोमीटर के लिए सैंपल तक। एमसी को कुछ तो भी गड़बड़ लगती है कि एक डी रैंक के डंजन के लिए सी रैंक के इतने सारे हंटर्स क्या कर रहे हैं। और वो चौथा बंदा जो जिसके बारे में अपना मुझसे बात कर रहा होता है कि वो चौथा बंदा एक्चुअली में वो दीवार के साइड में लगा होता है जिसका नाम हांजी होता है। पर उन्हें पता नहीं होता कि एक बंदा अपने फ़ोन में उन सबको देख रहा होता है और वो अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि अब गेम शुरू हुआ है। एक्चुअली में वो ब्लैक पैंथर होता है जो अपने बंदे ने टिंग को पाना था ना, उसके ब्रदर का एक टीममेट होता है। अब वे सभी के सभी डंजन के अंदर होते हैं। एमसी और मिस्टर हाउ आगे बढ़ रहे होते हैं, मतलब उसके अंकल। वो
उसके अंकल कह रहे होते हैं कि तुम्हें प्रोटेक्टेड गियर्स की ज़रूरत नहीं है। एमसी कहता है कि नहीं, अब मैं अवेकन हो चुका हूँ। और पीछे तीनों उन्हें एक नीचे नज़र से देख रहे होते हैं कि मैंने एक अवेकन माइनर कभी पहले नहीं देखा, और उनको मजाक उड़ा रहे होते हैं। अंकल उनकी बात सुनकर एमसी से कहते हैं कि उनके साथ एंगेजमेंट होना है। एमसी उनकी बात टाल देता है कि नहीं, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। तभी एमसी कुछ नोटिस करता है कि यहाँ के जो भी प्लांट्स हैं यहाँ पर ऐसी सिचुएशन बना रहे कि यहाँ पर छुपना बहुत ही ज़्यादा आसान है, और उसे किलिंग इंटेंट भी महसूस हो रहा होता है। तभी उनमें से एक गार्ड कहता है कि ए बेवकूफ़, इतने धीरे क्यों चल रहे हो, जल्दी जल्दी चले हो। एमसी भी सोचता है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि एक्चुअली में यहाँ होता क्या है। तब वो अंकल का हाथ पकड़ता है, बहुत ही तेज़ी से वहाँ से निकल जाता है। तभी उनमें से एक गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा कहता है कि उन्हें जाने दो, वे हमारे बिना मर जाएंगे। तभी उनमें से तीन में से एक को कुछ तो भी अजीब लग रहा होता है। दूसरा कहता है कि ये डी रैंक डंजन है, आखिर इसमें क्या ही हो सकता है, जो भी होगा हम संभाल लेंगे। लेकिन तभी और दूसरा बंदा कह रहा होता है कि नहीं, मुझे भी कुछ समथिंग फील हो रहा है, और ये बहुत ही ज़्यादा कोल्ड एंड क्रीपी लग रहा है। तभी तीसरा बंदा कहता है कि सच हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन पहला कहता है कि तो तुमने इसी टीम को ज्वाइन क्यों किया था। तभी उन्हें कुछ तो भी सेंस होता है। वो तीसरे बंदे को, वो जो आया था ना पैंथर, वो जो ब्लैक पैंथर था, उसने पकड़ लिया होता है। और वो कहता है कि क्या गेम स्टार्ट होने वाला है और तुम अभी से गेम छोड़ने की बात कर रहे हो। वे सब उसको ब्लैक पैंथर के रूप में पहचान लेते हैं। वे दोनों कहते हैं कि हमारे थर्ड ब्रदर को जाने दो, लेकिन ब्लैक पैंथर उसको जान से मार देता है। ब्लैक पैंथर के बारे में बात करने को किसने कहा था, और ये देख करके उसका थर्ड ब्रदर मारा गया है। दूसरा ब्रदर आगे बढ़ता है, उसका फिस्ट जैसे ही लैंड होने वाला होता है, उसको समझ में आता है कि वो किसी भी चीज़ से अटक चुका है। एक्चुअली वहाँ पूरी जगह थ्रेड्स बह चुके होते हैं, और वो उसको अपनी थ्रेड से चीर देता है। ये देख कर कि थर्ड ब्रदर उसे हरा नहीं सकता, वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अपना एमसी और उसके अंकल हाउ वहाँ बैठे होते हैं। अंकल से कहता है कि तुम यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करो। अंकल कहते हैं तुमने उन्हें इस तरह पीछे क्यों छोड़ दिया। लेकिन एमसी पूछता है कि क्या अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एनिमीज बनाए हैं। लेकिन अंकल मना करते हैं और कहते हैं कि और पूछते हैं कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो। एमसी फिर सीरियस होकर कहता है इसीलिए क्योंकि ये डंजन एक डेथ ट्रैप है। अंकल डर जाते हैं और एमसी पूछता है अगर तुम्हें कुछ पता हो तो मुझे बता दो। तभी वहाँ वही थर्ड ब्रदर आ जाता है और वो एमसी पे इंसाफ लगा देता है कि तुमने वहाँ कुछ सेंस किया था तो फिर भी तुमने मैं कुछ नहीं बताया, तेरी वजह से मेरे दोनों ब्रदर मारे गए। लेकिन एमसी उसकी बात करते हुए कह रहा होता है कि तुम मरने वाले हो। और तभी उसका गला थ्रेड से पकड़ा जाता है। वो ब्लैक पैंथर उसके पीछे आ जाता है और कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था एक माइनिंग अभी खंड भी इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। एमसी अपनी अल्टीमेट शैडो सेंस एक्टिवेट करता है। अब एमसी को पता चल जाता है कि वो सीन रैंक का मॉन्स्टर है, हम तो मॉन्स्टर ही कहेंगे। वो बुड्ढे से कह रहा होता है कि अगर मैं तुम्हें जाने देता अगर तुम्हारी कुछ दिनों पहले ज़बान ना फिसली होती। अंकल भी अब घबराते हुए कह रहे होते हैं कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं वो सीक्रेट अब किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन वो ब्लैक पैंथर भी कह रहा होता है कि तुम्हें एक ट्रूथ जानना चाहिए कि मुर्दे कभी नहीं बोलते, और उस पर हमला कर देता है। एमसी भी ये देखकर शॉक हो जाता है और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और दोनों ही अपने स्लैशेस को एक दूसरे के सामने अटैक कर रहे होते हैं। वो मॉन्स्टर कह रहा होता है कि तुमने सिर्फ जाउटिंग का सामना किया, मेरा नहीं, और उस पर अपने पंजे से हमला कर देता है। एमसी बचता हुआ पीछे के उतरता है और वो उसकी तरफ और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा होता है। एमसी अपनी शैडो एनहांसमेंट एक्टिवेट करता है जिससे वो उसके डैगर से बच जाता है, लेकिन उसे एक कट लग जाता है। जैसे ही वो देखता है कि एमसी डिस्ट्रैक्टेड है, वो उस पर अपने पंजों से हमला करता है जिससे एमसी पेड़ पे जाके लगता है। फिर एमसी अपनी अल्टीमेट शैडो सेंस एक्टिवेट करता है और अपने डैगर को उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन वो अपनी थ्रेड की मदद से बच जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए एमसी उसके ऊपर कूदता है, लेकिन फिर वो बच जाता है। तभी उसके नीचे से थे वही हाँ जी जो फोर्थ बंदा था ना, हाँ जी जो फोर्थ बंदा था, हाँ जी सी रैंकर, वो अब बाहर निकलता है। एक्चुअली में वो एक सांप की तरह, इच्छाधारी सांप की तरह भाई लिपट जाता है और कहता है कि मैं बस इसी का इंतजार कर रहा था कि तुम कमज़ोर पड़ो। लेकिन मोस्टर कहता है कि एक्चुअली में तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरी क्लोज कॉम्बैट सबसे ज़्यादा बढ़िया है, और वो अपने थ्रेड्स को उसके चारों तरफ लपेट के उसे फाड़ देता है। एमसी भी शॉक हो जाता है कि उसने सी रैंक के बंदे को इस तरह इतनी ईजीली मार दिया।
और उसे पता चल जाता है कि उसके बीच का गैप बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और वो अंकल हाउ को लेकर वहाँ से निकल रहा होता है। वो मॉन्स्टर भी कह रहा होता है, ओह तो तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो, तुम सच में मुझसे बच सकते हो। फिर एमसी अपने अंकल हाउ को पट्टी कर देता है और बुढ़ा कह रहा होता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मेरी वजह से तुम स्लो पड़ जाओगे। फिर एमसी अंकल से पूछता है कि एक्चुअली आपने ऐसा क्या किया कि वो तुम्हारे पीछे पड़ गया। फिर अंकल कहते हैं कि एक्चुअली मैं तुम्हें सच में बताऊं तो मैंने तुम्हारे पेरेंट्स का डेथ का ट्रूथ जान लिया था। अब एमसी की आंखों में एक अलग ही आग चमक रही है। वो जानने के लिए बेताब है कि एक्चुअली में ट्रूथ है क्या। अब वो अंकल को झटक रहा है और जल्द से जल्द उसके अब वो अंकल से पूछना चाहता है कि आखिर में वो जानते क्या हैं। अंकल भी कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि सर वो सच है कि नहीं, लेकिन अब जब ये ब्लड लेपर्ड मुझे मारने आ गया है तो मुझे कंफर्म हो चुका है। एक्चुअली में एक्सीडेंट से पहले तुम्हारे पिता ने मुझे कुछ कहा था कि वो चेयरमैन था ना जो हमें दिखाया गया था, वो कुछ तो भी माइनिंग एरिया में एक्सपेरिमेंट कर रहा है और कुछ दिनों बाद तुम्हारे पेरेंट्स के ऊपर उस एक्सपेरिमेंट का ब्लेम लगा दिया गया। फिर एमसी उनका कॉलर पकड़ता है और कहता है कि आपने मुझे तब क्यों नहीं बताया था, लेकिन अंकल कहता है कि मैं बस बताना नहीं चाहता क्योंकि मैं सिर्फ एक माइनर था और मैं नहीं चाहता था कि मेरी जॉब खो जाए ताकि मेरी फैमिली भूखी मरे। अंकल अपने ली से माफ़ी मांग ही रहा होता है, तभी पीछे से वही लेपर्ड आ जाता है और वो अपनी थ्रेड्स को अंकल के पूरे शरीर से बांध देता है और अंकल जाते जाते सिर्फ और सिर्फ उससे आई एम सॉरी बोलकर निकल जाता है। लेपर्ड कह रहा होता है कि ओह मुझे अब पता चला कि तुम इतने फेमिलियर क्यों लग रहे हो, क्योंकि फिर जो कुछ साल पहले मरे थे तुम उन्हीं पर लगाए हो। ये बात सुनकर एमसी उसकी तरफ बढ़ता है और लेपर्ड भी उसकी तरफ बढ़ता है। अब लेपर्ड कह रहा होता है कि अब तुम्हारे पेरेंट्स की जगह मैं तुम्हें भी दफना दूंगा। दोनों के बीच फाइटिंग शुरू हो जाती है और तभी तभी पैंथर अपनी सारी थ्रेड्स अपने बंदे पर चला देता है, लेकिन वो कहता है कि तुम इनविंसिबल नहीं हो और अपनी जॉइंट स्वॉर्ड निकाल लेता है और वो उसके थ्रेड्स को काट देता है और पीछे की तरफ फेंक देता है। तब पैंथर को पता चलता है कि वो इंजरी के बदले इंजरी दे रहा है। एमसी अब अपनी लिमिट पर है। तभी पैंथर को पता चलता है कि वो सिर्फ एक ट्रिक थी और कुछ नहीं, और वो अपने थ्रेड्स एमसी पर चला देता है और वो उसे पेड़ों से लटका देता है। मतलब उसे प्रो कर रहा होता है क्या हुआ, अब मुझे जान से क्यों नहीं मार रहे, और जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है इससे पहले कि मैं तुम्हें जान से मार दूं तुम्हें मैं एक सीक्रेट बताता हूँ। वो बुढ़ा वो आधा सस्ता कि तुम्हारे पेरेंट्स एक्सीडेंट में नहीं मारे गए थे, सच तो ये है कि वो मेरे हाथों ही मारे गए थे। ये सुनकर एमसी को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कह रहा होता है कि इसी तरह उनका फेस भी खून से भरा पड़ा था जब मैंने उन्हें पीसीस में काट दिया था। अपने बंदे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी सारी की सारी एनर्जी रिलीज़ करता है और अब वो अपने उसी मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाता है और कहता है कि और वो उसको जान से मारने के लिए तैयार होता है। अब एमसी का लेवल अप होने लगता है और उसकी नई स्किल एक्टिवेट हो जाती है जो कि होती है शैडो स्टेप। मतलब इसका मतलब ये है कि अपना बंदा किसी भी शैडो में से निकल सकता है फास्टर देन लाइट बाई। शैडो में घुल जाता है और बाहर निकल जाता है। सामने वाला सोच रहा होता है कि ओह तो इसके पास भी हीलिंग एबिलिटी है, पर क्या फ़र्क पड़ता है। वो उस पर अपनी थ्रेड्स का इस्तेमाल कर देता है, लेकिन एमसी अपना शैडो स्टेप का इस्तेमाल करता है और उसके छायादार मतलब उसकी परछाई में से पीछे निकलता है। ये देखकर मॉन्स्टर भी शॉक हो जाता है कि इतना फास्ट वो पीछे की तरफ हमला करता है। अपना बंदा उछलता है और फ्लाइंग डैगर्स का हमला करता है। मॉन्स्टर भी कह रहा होता है कि ओह तो तुम मुझ पर हमला करना चाहती हो, लेकिन ये काम नहीं करेगा। लेकिन अपना बंदा एक अपना डैगर निकालता है और उस पर हमला करता है, लेकिन फिर भी वो कह रहा होता है कि तुम मेरा ऐसा डिफेंस नहीं तोड़ पाओगे। अपना बंदा फिर से सिचुएशन को चेंज करता है और कहता है मैं तुम्हारा डिफेंस नहीं बल्कि तुम्हारी वीकनेस पे हमला करूँगा, और वो करता है और भाई साहब घायल कर ही देता है। वो भी सोच रहा होता है कि आखिरकार कैसे मैं हार गया। एमसी फिर पूछता है बताओ उस केव में मेरे पेरेंट्स के साथ आखिर क्या हुआ था। वो कह रहा होता है कि तुम्हें सही में लगता है मैं बताऊंगा, और तभी एमसी उसका हाथ काट देता है और फिर वो कहता है कि मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। तभी वो बता देता है कि क्या ही फ़र्क पड़ता है, मिस्टर चोय के एक्सपेरिमेंट के बारे में तुम्हारे पेरेंट्स को पता चल गया था, वे उनका रिपोर्ट करना चाहते थे, इसलिए मैंने ही उनको मार दिया, मतलब चोय ने उन्हें मरवाया था। और वो हंस कर कह रहा होता है कि अच्छा अब पता चला ना एनजी कॉर्पोरेशन कितनी बड़ी चीज़ है, अब जल्दी से मुझे जाने दो। इससे पहले कि वो बोलना ख़त्म कर पाता अपना बंदा उसकी गर्दन उड़ा देता है और क्या जाते जाते कह रहा होता है कि जो भी मेरे पेरेंट्स की
डेथ में इन्वॉल्व होगा मैं उसे कभी भी नहीं जाने दूंगा। अब अपना एनजी कॉर्पोरेशन की हेड क्वार्टर में पहुंचता है। उसके सामने वही होता है जोई, जो कि एक कार में बैठ के कहीं तो भी जा रहा होता है। तभी शैडो से वार्न करता है कि तुम सिर्फ एक सी रैंक के एंटर हो और तुम उस बैठे हुए ए रैंक का कभी मुकाबला नहीं कर पाओगे। एमसी भी कह रहा था मुझे पता है कि उसके अंदर बैठा ए रैंक है, मुझे पता है इसके बारे में, मैं रेगलेस बिहेव नहीं करूंगा, मैं बस देखना चाहता हूँ कि आखिर इसके साथ और कौन कौन मिला हुआ है। और एमसी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। अब एमसी उसका पीछा करते हुए ब्लैक पैंथर के वेयर हाउस पहुंच जाता है, जहाँ पे चियोई उसके सामान को देखने आया था। एक्चुअली में यहीं पर उसके एक्सपेरिमेंट का सामान आया होता है। वो वहाँ पे लिन के अंकल के बारे में पूछता है कि हाउ मरा के नहीं। वो कहता है कि हमारे ने जो बंदा भेजा था वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तो चिंता मत कीजिए। लेकिन वो कहता है कि अभी तक उसकी कुछ खबर नहीं आई है, देख लो। वो कहता है ठीक है, वहाँ पर और भी ज़्यादा सी रैंक के गार्ड्स थे, तो तुम ज़्यादा चिंता मत करो। फिर जोई कहती है कि हमने जो इक्विपमेंट्स बनाए हैं इन्हें यहाँ से निकालना पड़ेगा इससे पहले कि कुछ गलत हो जाए। तभी ब्लैक पैंथर कहता है कि पैसा किधर है। और एमसी को पता चल जाता है कि एक्चुअल में चोई वो था जो उस एक्सपेरिमेंट में शामिल था और उसके मॉम डैड की डेथ में भी। तभी ब्लैक पैंथर को कुछ तो भी सेंस होता है, वो वहीं पर हमला करता है जहाँ पर अपना एमसी बैठा होता है। लेकिन अपना एमसी शैडो स्टेप का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से निकल जाता है। चोई भी पूछता है क्या कुछ गलत था, लेकिन एमसी लास्ट टाइम पर वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट वो पहुँचता है क्वीन की बिल्डिंग पे, मतलब शाओ सेंग इंडस्ट्री पर। क्वीन ग्रुप, क्वीन वही है जो अपने बंदे को उसी केव में 1 मिलियन दिए थे जिसे अपने बंदे ने बचाया था, वहीं पहुंच चुका है। शैडो भी उससे पूछता है तुम तो मिशन ढूंढ रहे थे ना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। एमसी अंदर आता है और कहता है कि मुझे लगता है कि सबसे पहले मुझे अपने वेपन्स की वर्थ जाननी आनी चाहिए, मतलब कीमत। वो अंदर जाता है, रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो एमसी बताता है कि वो क्वीन के लिए आया है। रिसेप्शनिस्ट कहता है कि आपके पास अपॉइंटमेंट है। तभी वो ही सुकिंग उसे नोटिस कर लेती है और आती है और उसको ताना मारते हुए कह रही होती है कि एक माइनर यंग मिस्टर को इतनी कैजुअली नाम से कैसे बुला सकता है। और तभी वो उस यंग मास्टर से कहती है कि देखो ना यंग मास्टर, ये कचरा यहाँ पर कितनी ज़्यादा पोल्यूशन कर रहा है। तभी यंग मास्टर अपने बॉडीगार्ड से कहता है इसको बाहर फेंक दो। लेकिन अपना बंदा कहता है ओ ड्रैगन गेट के गेस्ट को ऐसे ट्रीट किया जाता है। सुकिंग उसको ताना मारते हुए कह रही होती है कि क्या गेस्ट, तुम तो हमारे कुत्ते बनने के लिए भी काबिल नहीं हो, और यहाँ तक कि तुम हमारे जूते चाटने तक भी काबिल नहीं हो। तभी एमसी भी पता चल जाता है कि ये फैमिली बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है। अब वो किन से भी मिलने का प्लान ड्रॉप कर देता है और वहाँ से निकल रहा होता है। तभी और पीछे से तभी वो यंग मास्टर उसके पास बॉडीगार्ड भेजता है कि ऐसे कैसे जा सकते हो, उसे ख़त्म कर दो। लेकिन अपना बंदा शैडो स्टेप का इस्तेमाल करते हुए उसको बॉडीगार्ड को सार को मारता ही मारता है, लेकिन उसका गला भी पकड़ लेता है। तभी सुकिंग उसे वार्न कर रही होती है कि तुम ऐसे कैसे मार सकते हो, उसको जल्द से छोड़ दो वरना क्वीन फैमिली तुम्हें छोड़ेगी नहीं। लेकिन अपना बंदा तेरी बहस की उसे भी मारता है और वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है कि आज तो मैं यहाँ तुम्हें छोड़ रहा हूँ। लेकिन तभी वो यंग मास्टर गुस्सा हो जाता है कि ऐसे कैसे, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और पीछे से हमला करता है। तभी एमसी भी रेडी हो जाता है, लेकिन बीच में कोई तो भी आके बचा लेता है। और वो एक्चुअली में वो होता है उसका मतलब क्वीन का बॉडीगार्ड जो हमें मिशन साइट पे भी मिला था। अब वहाँ पे क्वीन भी आ जाती है। अब वो यंग मास्टर मतलब क्वीन का भाई भी आके कह रहा होता है कि अब तो तुम मरने वाले हो, और उसे शिकायत लगाने वाला होता है। तभी मिस किन कह देती है कि इसे बाहर निकाल दो। उसे गलतफहमी हो जाती है कि शायद से कि अपने बंदे को बाहर निकालने वाला होता है, लेकिन क्वीन का बॉडीगार्ड उसे ही पकड़ लेता है। वो शौक हो जाता है कि वो उसकी बहन वो क्या कर रही है। और सुकिंग भी शिकायत लगाते हुए कह रही होती है कि यंग मिस्ट्रेस, इन्होंने आपका बहुत ही बदतमीजी से नाम लिया, इसलिए यंग मास्टर ने आपके लिए बचाने की कोशिश की। क्वीन भी अब एटीट्यूड में कह देती है वो मेरा दोस्त है, वो मुझे किसी भी नाम से बुला सकता है। और वो उन सभी बॉडीगार्ड्स को भी फायर कर देती है और उस लड़की को भी वहां से भगा देती है। सुकिंग अब भी हार नहीं मान रही होती है। वो उसका भाई का गर्लफ्रेंड होने का दावा करती है और कहती है कि मैं उसे सब कुछ दे दूंगी। अपने भाई से कहती है कि तुम हमारी फैमिली का नाम बर्बाद कर रहे हो, आज के बाद तुमने हमारी फैमिली का नाम भी लिया ना तो तुम याद रखना। वो भी उस पर हाँ कह देता है। और तभी सुकिंग अपने बंदे के पास आती है और उन सभी के लिए माफ़ी मांगती है और अंदर के लिए इशारा करती है। क्वीन उसे कहीं तो भी ले जा रही होती है। तभी उसकी कोई सेक्रेटरी या फिर चेयरमैन की सेक्रेटरी आती है और उसे कहती है कि चेयरमैन आपको ढूंढ रहे हैं। अब उसे वहीं छोड़कर वो वहाँ से निकल जाती है। एमसी आगे बढ़ता ही है, तभी उसे कोई तो भी नोटिस होता है। वो बंदा होता है एक क्लास का जिसके पास डुअल स्किल होती है। एक तो सामने वाले बंदे के दिल में डर फैला देना, और अपनी एक और होती है बिजली वाली शक्ति। वो उससे पूछता है कि एक्चुअली में वो कौन है। एमसी कहता है कि मैं तो बस जस्ट माइनर हूँ, लगता है आपको कुछ गलती हो रही है। और एमसी सोच रहा होता है कि इसकी मेंटल
ये मुझ पर मेंटल अटैक कर रहा है, क्या ही बकवास है। वो बंदा भी शौक हो जाता है कि उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा उसका पावर का, और तभी वो अपनी सेकंड स्किल बिजली का इस्तेमाल करता है, लेकिन अपना बंदा कैजुअली उसके अटैक को डोज कर लेता है। अब उसे पता चल जाता है कि सामने वाले बंदे को पता चल जाता है कि ये एक माइनर तो हो नहीं सकता। अब वो उसको जल्द से जल्द फोर्स कर रहा होता है कि वो अपनी असली आइडेंटिटी दे दे, वरना मुझे बात के लिए ब्लेम मत करना। वो उस पर हमले करने वाला था, तभी क्वीन आ जाती है और उसका कान पकड़ लेती है। कहती है कि डैड, आप मुझे एम्बेरसमेंट क्यों कर रहे हो। एक्चुअली में वो बंदा क्वीन का डैड होता है और कान पकड़ अपने बाप को वहां से बाहर निकाल देती है, और तभी वो वापस आती है और हाथ जोड़ के माफी मांगती है अपने बंदे से। एमजे भी कह देता है कि अरे इसे तो कोई बात नहीं। तभी उसका बाप भी उसके शीशे में से झांकते हुए सोच रहा होता है कि वही टिपिकल बातें सोच रहा होता है कि फादर अपनी बेटे के लिए चिंता कर रहा है कि ये बंदा मेरी बेटे से देखो कितने कैजुअली बात कर रहा है, ये मुझे लग रहा है कि वो इसे फंसाना चाहता है। मैं इसको बिल्कुल भी नहीं फंसने दूंगा, मैं उसको कुछ होने नहीं दूंगा। तभी तभी क्वीन भी उन्हें देख लेती है और डैड से कहती है डैड गेट लॉस्ट। अब वे दोनों अकेले हो जाते हैं और क्वीन अपने बंदे को 5 मिलियन युआन का डिपॉजिट देती है उसकी वही स्वॉर्ड के लिए। लेकिन एमसी किसी और चीज़ के लिए भी आता है, वो वही फ्रेगमेंट होता है। वो पूछता है क्या तुम इसके बारे में जानती हो। मिस यू भी कह रही थी ओह हाँ, ये तो डंजन में कॉमन चीज़ है, लेकिन आजकल इनकी मार्केटिंग बहुत ही ज़्यादा हो रही है, तो आजकल ये बहुत ही ज़्यादा रेयर हो चुके हैं। वो उसको सुझाव देती है कि वो ऑक्शन में भी इसे ट्राई मार सकता है। एमसी उसे शुक्रिया अदा करता है। तभी शैडो पीछे से कह रहा होता है कि लगता है कोई फ्रेगमेंट्स को कलेक्ट कर रहा है, शायद ये उन लोगों में से हो सकता है। अब हमें क्वीन के फादर दिखा जाते हैं, जहाँ पे क्वीन का जो बॉडीगार्ड होता है वो अपने बंदे की रिपोर्ट दे रहा होता है कि वो सिर्फ एक माइनर है, वो भी ए रैंक का। लेकिन उस क्वीन के बाप को यकीन नहीं हो रहा होता कि अपना बंदा एक कुछ ही दिनों में सी रैंक बन चुका है, वो भी ई रैंक से। तभी उसके पास फ़ोन आता है किसी मिलिट्री बंदे से वहाँ पर। वो उससे पूछता है कि वो वेपन क्या हमें और मिल सकते हैं जो तुम्हारी बेटी ने लास्ट टाइम बाई किया था। क्वीन का बाप भी पूछता है लेकिन तुम्हें इतने सारे क्यों चाहिए। सामने से बताया जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। क्वीन के फादर को भी यकीन नहीं हो रहा होता कि ये ऑर्डिनरी बंदा इतना अच्छा वेपन कहाँ से लाया। अब अपने बंदे का सीन दिखा जाता है जहाँ पे वो ओशन में आ गया होता है और वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे आइटम है, मतलब यहाँ पर मेल जो ढूंढ रहा हो वो मिल ही जाएगा। तभी वहाँ पर वही लड़की होती है शू किंग। अब मैं इसको कुछ नहीं बोलूँगा भाई, जो तुम्हें बोलना है कमेंट बोल सकते हो। वो वहाँ पर होती है फिर से टिंग के साथ और उसको अपने जाल में फंसा रही होती है, मैनिपुलेट कर रही होती है कि ये वो यंग मास्टर तो बहुत ही ज़्यादा ये था वो था, मैं तो अब तुम्हारे साथ ही रहूँगी। तभी टिंग भी अपने बंदे को नोटिस कर लेता है। वो सोचता है कि मैंने ब्लैक पैंथर को बता दिया था तो अभी तक ये जिंदा कैसे है, और वो उसको और भी ज़्यादा प्रोवोक करने के लिए उसे बुलाता है कि एक माइनर इस जैसी जगह पर कैसे कैसे घुस आया। लेकिन अपना बंदा पलट के जवाब देता है ओह, क्या तुम्हें याद नहीं कि कुछ ही दिन हुए उस चार्टे को तुम्हें खाए हुए। और अपना बंदा अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा होता है। टिंग इरिटेट हो रहा होता है, तभी उसके पीछे से उसका गैंग लीडर ब्लैक पैंथर आ जाता है। वो अपने बंदे के पास आता है, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कह रहा होता है कि ओ तो तुम हो जो हमारे बंदे को ह्यूमिलेट कर रहे हो, और उसके कंधे पर अपना प्रेशर डालता है और कहता है कि अपने घुटनों पर आकर हमसे अपोलॉजी मांगो। लेकिन अपना बंदा कहता है कि क्या सच में। अपना बंदा भी फुल रजिस्ट कर रहा होता है। वे दोनों भी मजाक उड़ा रहे होते हैं अपने बंदे का कि हमारे बॉस के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। तभी वहाँ पर अपनी बंदी क्वीन आ जाती है और कहती है कि तुम एक कस्टमर हो और दूसरे कस्टमर को ऐसे बिहेव नहीं कर सकते, और वो उसे छोड़ देता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ पर कोई ट्रबल मचाना चाहते हो तो ये आगे से मैं संभालूंगी। तभी वो उन दोनों को लेकर ऑक्शन हाउस स्टार्ट होने वाला है ये बोलकर निकल जाता है। क्वीन पूछती है क्या वो ठीक है। एमसीवी जवाब देता है कि और अब उसका बॉस पूछ रहा होता है कि तुम ऐसे कचरे से कहाँ मिले। वो कह रहा होता है कि मैं एक सोर्ड की दुकान पर मिला था, सोर्ड शॉप पर मिला था। वो भी कह रहा था क्या सच में, और उसको गले से पकड़ लेता है। तभी वो चोई आ जाता है और कह रहा होता है कि आखिर क्या चल रहा है। ब्लैक लेपर्ड अपने बंदे की सारी सिचुएशन बताता है और कहता है कि मैंने उस पर बंदे भेजे थे लेकिन अभी भी वो जिंदा है। तभी चोई पूछता है कि अब ब्लैक लेपर्ड को उसी ने मारा होगा। वो मना कर देता है कि ये सिर्फ ई रैंक का कचरा है। एमसीबी उसे देख लेता कि ओ ये तो चोई है, और चोई भी उसे नोटिस कर लेता है और फ़र्क भी पता चल रहा होता है कि ये तो वही कचरा है, ये इतना ज़्यादा लुक इसका कैसे चेंज हो सकता है। फिर क्वीन अपने बंदे को कहीं तो भी ले जा रही होती है क्योंकि उसके फादर उसे देखना चाहते हैं। तभी उसके सामने चोई आ जाता है और कहता है मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम जैसा कचरा यहाँ पर क्या करेगा। हमसे भी सीधे सीधे कहते हैं ओह मैं तो कचरा हूँ, मैं आपके
से मुंह बहस करना नहीं चाहता, क्योंकि आप तो बड़े महान आदमी हो ना। जो अपने आप को सफाई देते हुए कह रहा होता कि मैंने पिछली बार तुम्हारे पेरेंट्स का मैटर सोल्व करने की कोशिश की थी, लेकिन हायर अप्स ने उसे इनकार कर दिया। मैं मदद करना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज़ उतनी भी ज़्यादा ऊंची नहीं गई। एमसी अब उसको ताने मारते हुए कह रहा होता है कि ओ तो तुम अपने हाथ साफ करना चाहते हो, ये कहकर कि वो तुम मेरी मदद कर रहे होते। तुम्हें एग्जैक्टली पता है कि वहाँ क्या हुआ था, और वैसे भी मेरे अंकल हाउ ने मुझसे कुछ मैसेज दिया है जिसे मैं एंड तक अपने पास रखने वाला हूँ। ये बात सुनकर ब्लैक पैंथर भड़क जाता है, लेकिन जो इसको रोकता है इसे बाद में देखते हैं, और कहता है कि जल्द से जल्द इसे मारने के लिए किसी आदमी को भेजो, समझ गए ना। अब हम दिखा जाता है क्वीन का, और वहाँ से क्वीन जाते हुए कह रही होती है कि अगर तुम्हारी आइटम के बारे में कुछ भी पता चला तो मैं तुम्हें बुला दूंगी। अब वो वहाँ पर बैठता है, पूछता है कि आप मुझसे मिलना क्यों चाहते थे। क्वीन के फादर डायरेक्टली बात पे आते हैं कि क्या तुम्हारे पास वे और भी वेपन हैं। एमसी सोचता है कम बताकर मैं प्राइजेस बढ़ा सकता हूँ, और वो बताता है कि हम मेरे पास सिर्फ 2 ही बचे हुए हैं। क्वीन के फादर कहते हैं तो उन इंक्लूडिंग पिछले वाला और ये 2 वाले मिलाकर मैं तुम्हें 45 मिलियन तक दे सकता हूँ। लेकिन अपना बंदा कहता है देखिए मेरे पास ज़्यादा नहीं है, और ये वेपन कोई डिसेंट वेपन नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तो मैं हर एक वेपन का 25 मिलियन लूँगा। ये सुनकर क्वीन के पिता भी कहते हैं क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। पीछे से क्वीन भी आ रही होती है कि ओ तुम्हारा जो आइटम है वो अपेयर हो चुका है। चल वहाँ ब्रीड एरिया में ब्रीड चल रही होती है, कोई तो भी ब्रीड लगा रहा था, ये मिलियन वो मिलियन, और फिर आती है अपनी क्रिस्टल की बारी जहाँ पर उसकी ब्रीड 15 मिलियन तक पहुँचती है। वो सोचता है कि ओ यही है फ्रेगमेंट क्रिस्टल, आई वांट टू बाई इट। मेरे पास अभी 70 मिलियन आ चुके हैं। 70 मिलियन मतलब उसने उसकी जो कंडीशन है वो मान लिया है। खैर अब वो बिड करता है उस क्रिस्टल के लिए 30 मिलियन। तभी वहाँ पे वही ब्लैक पैंथर और जोई बह जाते हैं, और ब्लैक पैंथर सोच रहा होता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर बिड लगाने की। तभी जोई उसके लिए 50 मिलियन लगा देता है और कहता है कि तुम मेरे साथ कम्पीट करना चाहते हो। एमसी पीछे ना हटते हुए 60 मिलियन की बिड लगाता है। क्वीन के पिता भी उसको एडवाइस देते हुए कह रहे होते हैं कि ये आइटम इतनी भी ज़्यादा महंगी नहीं है, तो तुम इतने पैसे इस पर बर्बाद मत करो। क्वीन भी अपने पिता का साथ देते हुए यही कह रही होती है, लेकिन एमसी सोच रहा होता है कि जोई मेरे साथ कम्पीट करना चाहता है तो मैं ऐसा ही करूँगा। और तभी वो क्वीन के पिता को भड़काते हुए कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि आपकी जो कॉरपोरेशन है उसकी वेल्थ गिरती जा रही है। क्यों? क्वीन के पिता भी कह रहे होते हैं कि अच्छा तो फिर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं अगर मेरे पास पैसा है भी तो। एमसी 2 और तलवार निकालते हुए कह रहा होता है कि मेरे पास ये है। चैनवेयर भी उसको कह रहे होते हैं कि तुम्हारे पास तो सिर्फ ये 2 ही हैं। एमसी भी कह रहा होता है कि मैं कुछ और भी निकाल सकता हूँ। तभी उसकी बेटी भी आते हुए कह रही होती है क्या आप इतना सब पैसा भी नहीं दे सकते, आप मेरे दोस्त को हरवाना चाहते हैं। वो उसका कान पकड़ रही होती है, उसके पिता भी मान जाते हैं, और अब क्वीन एमसी का हाथ पकड़ती है और कहती है हम नहीं हारने वाले। अब एमसी 100 मिलियन की बिल लगाता है, जोई भी 200 मिलियन, 300 मिलियन, 400, 500 और अमाउंट 1 बिलियन तक पहुंच जाता है। लोग भी हैरान हैं क्या ये आइटम इतनी ज़्यादा महंगी या इतने ज़्यादा पैसों के लायक भी है। पीछे से क्वीन के फादर भी कह रहे होते हैं कि देखो ये ऑलरेडी 1 बिलियन तक पहुंच चुका है, क्या तुम अभी भी पैसे लगाना चाहते हो। क्वीन भी कह रही होती कि ली तुम्हारो मत, तुम लगाओ जितना पैसा लगा सकते हो। और तभी एमसी 2 बिलियन की बेट लगाता है। 2 बिलियन 1, 2 बिलियन 2 और 2 बिलियन 3 हो जाते हैं। क्वीन भी अपने एमसी के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी इसके फादर कह रहे होते हैं कि तुमने हमारे 2 बिलियन बेट पे लगा दिए, ताकि क्या तुम्हारे पास वे सारे वेपन हैं भी कि नहीं। तभी एमसी कह रहा होता है कि जैसा कि मेरी ज़ुबान थी। वो चुटकी बजाता है और सारे वेपन सामने आ जाते हैं और पूछता है कि ये 100 तो होंगे ही, क्या ये इनफ है 2 बिलियन के लिए। उसके पिता भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और मन ही मन में सोच रहे होते हैं कि ये इसका कैरेक्टर बुरा नहीं है। अब क्वीन भी अपने एमसी से कह रही होती है कि ली नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हारे पास कुछ भी इंटरेस्टिंग हो तो तुम मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। उसके पिता भी देख रहे होते हैं कि ये मेरा दिल तो जीत रहा है, लेकिन ये मेरा बेटे का दिल भी ना जीत ले। और उसके पिता वहाँ से उसे खींच कर ले जाते हैं और जाते जाते कह रहे होते हैं कि तुम्हारे पास 2-4 ट्रिक हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बड़े बड़े लोगों से पंगा ले लो। यहाँ सिर्फ 1-2 बंदे नहीं हैं, यहाँ पे कई सारे बंदे हैं। अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए होगी तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है हमें ब्लैक पैंथर का, जहाँ पे वो फ़ोन बात पे कर रहा होता है और कहता है आई अंडरस्टैंड। अब वो जोई को बता रहा होता है कि एक्चुअली में वो लड़की और वो ली सिर्फ और सिर्फ उसी फ्रैगमेंट को कलेक्ट करने के लिए आए थे। लेकिन जोई कह रहा होता है कि इससे पहले कि तुम कुछ करो मैं बता दूं हमें अभी अपना काम भी करना है। लेकिन इस बार ब्लैक पैंथर ने 3 सी रैंक के
बंदे भेजने का प्लान बना लिया होता है। अब एमसी बाहर है और सोच रहा होता है कि लगता है क्वीन ने मेरे बारे में बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर ली है, और कह रहा होता है कि अब मुझे कितनी ज़्यादा चाहिए होगी, शायद से मैं ए रैंक तो पहुँच ही जाऊँगा। शैडो भी कह रहा होता है कि क्या ए रैंक, अगर तुम फ्रेगमेंट बहुत ज़्यादा हासिल कर लो तो मैं तुम्हें एस रैंक तक भी पहुँचा सकता हूँ। शैडो पूछता है क्या, ऐसे क्या देख रहे हो, मैं तो, क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो। एमसी कह रहा होता है कि मैं तुम पे विश्वास करता हूँ, लेकिन वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि एस रैंक पे पहुँचना क्या इतना ज़्यादा आसान है, इसे बोलने से पहले समझना चाहिए। तभी वो देखता है कि उसके अपार्टमेंट में धमाका हो चुका है। वो शौक है कि ऐसा कौन कर सकता है। तभी उसे फ़ोन आता है और उसमें बताया जा रहा होता है कि ब्लैक पैंथर अपना मूव चल चुका है, तुम्हें जल्द से जल्द ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एमसी को पता चल चुका है कि वो पहले ही मूव कर चुके हैं। सामने से वो कह रही होती है कि अब तुम्हें थोड़े दिन के लिए छुप जाना चाहिए, लेकिन अपना बंदा कामली कहता है कि मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। तभी सामने टिंग आ जाता है और कह रहा होता है कि ओ तो तुम यहाँ पर हो, जल्द से जल्द मेरे घुटनों पे आओ, जल्द से जल्द घुटने पे आओ, मुझसे माफ़ी मांगो। एमसी भी कह रहा होता है कि क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो किस इन घटिया लोगों के साथ? पिछली बार तुम बच गए और हम तुम्हें मारने के लिए फेल हो गए, तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और अपने बंदों को इशारा करता है। तभी एमसी कहता है कि ओह तो तुम्हें लगता है कि वो मुझे मारने में फेल हो गए। दो बंदे सोचते हैं क्या सच में ये अपनी पावर छुपा रहा तो नहीं है। तभी टिंग कहता है तुम बेवकूफ़, वो सिर्फ एक माइनर है। तभी उन पर हमला कर देता है। पीछे से एक बंदा हमला करता है, लेकिन अपना बंदा शैडो स्टेप का इस्तेमाल करते हुए उसके पीछे आता है और उसकी गर्दन। बाकी दो बंदे भी शॉक हो जाते हैं। अब टिंग को भी पता चल चुका है कि वो एक मामूली बंदा नहीं है। वो वहाँ से भागते हुए उन दोनों को अटैक करने के लिए कहता है, लेकिन अपना बंदा स्लेसेस के साथ उन्हें मारता है और टिंग का गला पकड़ लेता है। और एमजी ताने मारते हुए कह रहा होता है कि ओह तो तुम मुझ जैसे मायने से क्यों डर रहे हो, क्या तुम आग से नहीं खेलना चाहते? और वो उसको उठाकर आग में फेंक देता है। वो चिल्लाता रह जाता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ डायरेक्टर ब्लैक पैंथर, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन वो आप आग में जल चुका है। और एमसी उसको चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि ओके बाय, वो तुमसे मिलने जल्दी आएंगे। तभी पीछे से क्वीन आ जाती है और उसे सही सलामत देख के खुश होती है और वो जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब है कि अब वो क्या करने वाला है। एमसी ऑफकोर्स वही करेगा, जबकि उन्होंने पहला मूव करा है तो मैं भी स्ट्राइक बैक करूँगा। क्वीन भी ये सुनकर अब उसकी हेल्प करने के लिए तैयार है। एमसी पूछता है कि वो उसकी मदद करने के लिए आखिर क्यों इतनी एक्साइटेड है। और वो कह रही होती है कि मैं उनसे बदलने चाहती हूँ क्योंकि वो भी मेरे दुश्मन बन चुके हैं, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। वो शर्माते हुए कह रही होती है कि एक्चुअली में तुम ही हो मेरे कुछ दोस्तों में से जो मैं जिन्हें सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ। एमसी भी सोच रहे होते हैं कि क्या फ्रेंड्स, लेकिन वो भी मान जाता है। अब वे आगे बढ़ते हैं। एमसी कह रहा होता है कि ठीक है, तो हमें सबसे पहले ब्लैक पैंथर के गैंग के साथ डील करना होगा। अब वो उसे अपने घर ले आई होती है और कहती है कि तुम यहाँ रह सकते हो, जब के लिए तुम्हारे लिए नई प्लेस नहीं मिल जाती। वो एक रूम चुनता है, लेकिन वो शौक हो जाती है नहीं वो रूम नहीं, और वो एक्चुअली उसी का रूम होता है। और वो ये देख के शौक हो जाता है कि ये तो गर्ली वाला सीन है भाई, पूरा रूम टेडी बियर से भरा पड़ा है। एमसी कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। क्वीन कहती है कि क्या सच में? मुझे लगा कि तुम मुझे छोटे बच्चे जैसा ट्रीट करोगे ये सब देख के। एमसी पूछता है क्या ये लड़कियों के लिए नॉर्मल नहीं है? एमसी कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो, जबकि तुम इतना ज़्यादा कोल्ड एक्टिंग करती हो। ये सुनकर लड़की शर्मा जाती है और मन ही मन में सोच रही होती है कि क्या क्यूट, मेरे लिए किसी ने भी इस तरह का वर्ड यूज़ नहीं किया है, और वो उसको बाहर निकाल देती है। एमसी उस पर हंस रहा होता है। वो कहती है तुम क्यों हंस रहे हो, तुम बस अपनी सेफ्टी के बारे में चिंता करो, समझे? तभी एमसी अपने डार्क स्पेस में से कुछ चीज़ें बाहर निकाल लेता है। तभी लड़की सोच रही होती है ये चीज़ें कहाँ से निकालता है, पिछली बार इसने तलवार भी निकाली थी, कहाँ से निकाली थी? एमसी कहता है कि एक्चुअली मुझे मैजिक के बारे में पता है। लड़की क्यूरियस है और उसको सिखाने के लिए कहती है। तभी एमसी को कुछ नोटिस होता है और एमसी क्वीन से कहता है कि चाचा तुम्हें अब घर चले जाना चाहिए। वो पूछती है क्यों? क्योंकि मुझे लगता है अगर तुम यहाँ थोड़ी देर रही तो तुम्हारे पापा मुझे मार देंगे। और वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है अपने डैड पर। तभी एमसी अपार्टमेंट के कर्टन्स लगा देता है और वहाँ पर वही शैडो आ जाता है और उन तीनों फ्रेगमेंट को एक साथ लाकर कोई तो भी पोर्टल खोल देता है। तो दोनों अंदर पहुंचते हैं और हमसे पूछ रहा होता है शैडो से कि एक्चुअली में ये पोर्टल है क्या, जब शैडो बता रहा होता है कि ये एक्चुअली में एक जेल है जहाँ पर मोस्टर कैद हैं। और क्वेश्चन का जवाब वो बाद में देने को कहता है। सबसे पहले उसे ये ट्रायल कंप्लीट करना पड़ेगा जिसका नाम है स्काई टावर। दोनों टावर के अंदर पहुंचते हैं। एमसी इसके टावर के बारे में पूछता है एक्चुअली में यहाँ करना क्या है। वो बताता है कि टावर 6 फ्लोर का है, अगर तुम फर्स्ट फ्लोर भी क्लियर कर दोगे ना, ये भी बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। और फर्स्ट फ्लोर में तुम्हें मिलेगा
शैडो ड्रेक। वो आगे बढ़ता है और पूछता है क्या वही शैडो ड्रेक है। उसकी परछाई दिखाई जाती है जो कि बहुत बड़ी होती है, लेकिन जब उसके पास जाता है वो एक छोटा सा ड्रैगन होता है। एमसी उसका मजाक उड़ाता है, क्या मुझे अब छोटे बच्चे का बुली उली करना पड़ेगा क्या। वो उसे छूने ही वाला होता है, तभी वो देखता है कि उसकी एनर्जी फूट पड़ती है और बड़ा सा ड्रैगन दिखाई जाता है। अब उनके सामने वही ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा बड़े साइड में है। वो एक सी रैंक का ड्रैगन है और उसकी सारी एनर्जी बूस्ट हो जाती है 600% से। एमसी भी ये देखकर शौक हो जाता है कि 600% इंक्रीज ये क्या है। शैडो बताता है क्योंकि ये ट्रायल मेरा है तो ये पैड भी मेरा है और ये पैड तुम्हारी फिजिक को देख के इंटरफेयर कर रहा है। तभी वो ड्रैगन उस पर हमला कर देता है। एमसी जैसे न जैसे बचता है, लेकिन वो कहता है कि इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा बड़ा साइज है तो तुम बच जाओगे। तभी पीछे से वो अपने शैडो ब्लेड से हमला करता है, लेकिन वो इतना पावरफुल होता है कि उसके डैगर से कुछ भी नहीं होता। अब एमसीबी अपने शैडो एनहांसमेंट का इस्तेमाल करता है और शैडो भी पीछे से कह रहा होता है कि तुम्हें जल्द से जल्दी से ही ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि ये तो अभी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ट्रायल है। एमसी अपने सभी पावरफुल स्लैशिश को मार रहा होता है, लेकिन अभी भी उस पर कोई भी स्क्रैच नहीं आया है। शैडो भी इसकी ये ताकत देखकर थोड़ा शौक हो जाता है कि पहले से ज़्यादा बेहतर कर लिया है इन्हें अपनी शक्ति। तभी वो ड्रैगन एमसी को खाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एमसी तुरंत बच जाता है। वो कहता है कि ये ड्रैगन तुम्हारा पेट है ना, तो ये मॉन्स्टर की तरह बिहेव क्यों कर रहा है। शैडो भी कह रहा होता है कि क्योंकि इसका जो एनर्जी है वो तुमसे मेल खाती है तो तुमको ये स्नैक की तरह देख रहा है। एमसी को पता चल जाता है। अच्छा, एमसी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मेरी अल्टीमेट टेक्निक ट्राई करो, और उस पर वो खाना फेंक देता है। वो ड्रैगन उसको पकड़ लेता है और वो ड्रैगन उसकी चाल में फंस जाता है। अब एमसी अपनी अल्टीमेट टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो कि होता है शैडो स्ट्राइप। वो अपनी शैडो रोप से उसको पकड़ लेता है और नोटिफिकेशन आता है कि आपने इसको फर्स्ट फ्लोर को एक्सेस कर लिया है, मतलब अपना बंदा जीत गया है। और शैडो भी मन में खुश हो रहा था कि ओ पहला फ्लोर पार कर दिया, देखते हैं तुम सेकंड में क्या करते हो। अब दोनों दूसरे फ्लोर पर पहुंचते हैं। एमसी सोच रहा होता है कि पहले में ही सी रैंक था तो दूसरे में तो बिल्कुल भी सिंपल नहीं होने वाला। वे आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर उन्हें दिखाई देता है एक थंडर किंग सरपेंट जो कि होता है सी रैंक का एक वाइट थ्रो, जो कि सी रैंक का लावा मॉन्स्टर सी रैंक का भाई। तीनों से वहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर होते हैं सी रैंक के। अब सभी के सभी मॉन्स्टर अपने एमसी पर हमला कर देते हैं। पहले सरपेंट हमला करता है क्योंकि इसका साइज बड़ा है, लेकिन एमसी बच जाता है। एमसी देखता है कि ये एंट्रेंस ब्लॉक कर रहे हैं, लगता है इन्हें बाहर नहीं जाने देंगे। तभी वो स्नेक दोबारा एमसी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी शैडो स्टेप का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से भागता है और वो गेट की तरफ भाग रहा होता है। वो जैसे ही गेट के पास पहुँचता है वो गेट बंद कर देता है और वो शैडो से शिकायत कर रहा होता है कि क्या तुमने सही में लगता है कि वो सच में तुम्हारे सर्वेंट है। शैडो पीछे से हंसते हुए कह रहा होता है कि हाँ मेरे वो सर्वेंट ही है, लेकिन उनकी एबिलिटीज थोड़ी सी दिक्कत कर रही है। और एमसी पूछता है कि एक्चुअली में वे सारे मॉन्स्टर क्या करते हैं, वो लाव मॉन्स्टर क्या करता है। शैडो कहता है वो हमें हीट देता है। वो थंडर सरपेंट क्या करता है। शैडो कहता है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। और ऐसे ही मॉन्स्टर की यूजेस बचा रहा होता है और वो शैडो अपने एमसी को परेशान करके बहुत ही ज़्यादा खुश है। तभी सिस्टम से मैसेज होता है कि ए रैंक लाइफ डिटेक्टिंग, मतलब कोई तो भी उसके रूम में आ रहा होता है और वो कोई नहीं मिस किंग और उसके फादर होते हैं। मिस किंग के फादर उसी पैंथर गैंग के बारे में पूछते हैं कि उन्होंने तुम पे हमला किया था। एमसी बताता है कि हाँ मुझे लगता है कि वे पहले ही अब जंग स्टार्ट कर चुके हैं। अब किंग के फादर कह रहे होते हैं कि पैंथर गैंग ने हमारे गेट में बार बार इन्फ्लेट किया, उन्होंने तो बहुत सारी दिक्कत खड़ी करी, लेकिन फिर भी हमने कोई मूव न किया। क्या तुम जानते हैं क्यों? हांचाई में 3 सबसे ज़्यादा मेजर पावर्स हैं। सबसे पहला आता है वू टैंग को, जो कंट्रोल करती है पॉलिटिक्स को। फिर आता है निंग डांगो, वो करती है इकोनॉमी को। जबकि ये 2 बड़ी पावर वे दोनों कंट्रोल करते हैं, इसीलिए मैं दूसरे नंबर पाता हूँ। इसीलिए मैं उनके अगेंस्ट जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अगर मैं कुछ करता हूँ तो ये हमारी ही कंपनी और मेरी पूरी पावर पर इन्फेक्ट होगा। तो एमजे पूछता है कि आप ये कहना चाहते हैं कि आप फैमिली में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं कर सकते। उसके पिता भी हामी में जवाब देते हैं। वो खड़े होते हैं और उससे कह रहे होते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम और शेन एक नया ग्रुप बनाओ उनके अगेंस्ट। एमसी कहता है कि आप तो बहुत ही ज़्यादा होशियार हैं, आपने ये प्लान ओवरनाइट बना लिया, इम्प्रेसिव। और वहाँ से जाते हुए और रोते हुए कह रहा होता है कि अगर ये मेरी बेटे के लिए नहीं होता ना, कि अगर तुम उसके दोस्त नहीं होते तो मैं ब्लैक पैंथर से बिल्कुल भी पंगा नहीं लेता। और क्वीन भी अपने डैड को ये सब सुनकर वहाँ से भगा देती है। शेन अब अपने एमसी से पूछती है कि अब आगे क्या करना है।
एमसी कहता है कि ठीक है, सभी के सभी मिशन एक्सेप्ट कर लो, मैं सभी डायमेंशन में जाके उन्हें विजिट करूंगा। क्वीन भी इसकी बात से एग्री कर जाती है और वो मनी मन में सोच रहा होता है एक बार मुझे सभी फ्रैगमेंट मिल जाए, उसके बाद होगा ब्लैक पैंथर गैंग का बुरा समय स्टार्ट। अब क्वीन अपने बंदे को उसकी ग्रुप कहें या फिर टीम उसे दिखा देती है। वो कहती है कि ये सब केयरफुली सिलेक्ट किए गए हैं कि ये तुम्हारी टीम के लिए, और तुम्हारी टीम का नाम होगा शैडो फंक्शन। तभी वो बॉडीगार्ड्स को अपने गैंग मास्टर यानी अपने एमसी के लिए ग्रीटिंग करने के लिए कहती है, मतलब नमस्ते कहने के लिए कहती है। वो सब बहुत ही तेजी से चिल्लाते हैं ग्रीटिंग बॉस। एमसी तभी देखता है कि ये सभी के सभी गार्ड्स सी रैंक के हैं। इसका मतलब उसे अंदाजा होता है कि ये कहीं ना कहीं फोर्स में काम कर चुके हैं। एमसी पूछता है कि इन सब ने मास्क क्यों पहना है। क्वीन बताती है क्योंकि इनकी पहचान ना बताई जा सके। क्वीन पूछती है कि अब उसका असली और आगे का मूव क्या है। एमसी कहता है कि अब सबसे पहले हम उसकी जॉब छीनेंगे और फिर मैं उनके सभी कमीशन को स्नैच कर लूँगा। क्वीन कहती है ये तो बहुत सारा काम है, क्या तुम इन्हें हैंडल कर पाओगे। एमसी कहता है चिंता मत करो, मैं सब बिल्कुल ही वैल्यूएबल चीज लूँगा, बाकी के लिए मेरे पास प्लान है ही। वहीं दूसरी तरफ अब ब्लैक पैंथर अपने मैनेजर पे चिल्ला रहा होता है कि ऐसे कैसे उन्होंने हमारी सभी की सभी जॉब्स छीन ली, क्या तुम एक भी काम ढंग से हैंडल नहीं कर सकते। मैनेजर भी कह रहा होता है कि हम उनसे तो बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकते। ब्लैक पैंथर तभी उसका गला पकड़ता है। उसका मैनेजर बताता है कि एक्चुअली उन्होंने हर एक मिशन पे 5 से 6 सी रैंक के अवेकन भेजे हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतने नहीं हैं। अब ब्लैक पैंथर भी गुस्सा हो जाता है, मन में सोच रहा होता है कि ये ब्लैक फंक्शन नाम की चीज़ कहाँ से आई। अब वो उसको ज़मीन में फेंकता है और ऑर्डर देता है कि जल्द से जल्द कुछ भी करके या पैसा कितना भी खर्च करो एक एक्सप्लोरेशन टीम जोड़ो। वो कहता है कि सर हमारी सभी की सभी एक्सप्लोरेशन टीम पहले ही किसी और पार्टी ने खरीद लिया है। वो अब और भी ज़्यादा गुस्सा होता कह रहा कि तुम कुछ नहीं करोगे क्या, जल्द से जल्द मुझे कुछ भी करके वो सारा काम चाहिए, अगर तुमने ये सब कुछ भी नहीं किया तो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तुम पर डाल दूंगा, समझ गए ना। वहीं दूसरी तरफ हमें ली और किन को दिखाया जाता है और क्वीन को पता चल जाता है कि ब्लैक पैंथर ने एक्सप्लोशन स्लॉट को खरीदने के लिए महंगे से महंगा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देने का ऑर्डर दिया है। वो भी शौक है और हमसे से पूछती है कि उसे कैसे पता था कि वो इतने ज़्यादा पैसे देकर वो इसको खरीद लेगा। हमसे बताता है कि वो बिल्कुल भी ऐसी अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल भी नहीं गवाएगा जो कि मोस्ट प्रॉफिटेबल हो। फिर हमसे बताता है कि माइंस में कुछ ऐसे अनरिटन रूल्स हैं, जैसे कि सुपरवाइजर की निगरानी में डायमेंशन में कुछ ऐसे ऐसे हाई क्वालिटी ओर्स हैं जो छुपा दिए जाते हैं। फिर वहाँ ब्लैक पैंथर अपनी जासूसों को वहाँ बेचकर उन सब का पता लगवाता है और वहाँ पर सभी को चोरी कर लेता है। इस तरह से वो अपने सभी खर्चों को या कहें अमीर बनने के तरीके होते हैं, जबकि वो एक ऐसी गैंग है जिससे कोई पंगा नहीं लेता तो उसे कोई रोकता भी नहीं है। और अब वो बिल्कुल भी इस तरह का मौका छोड़ेगा नहीं कि वो एक्सप्लोरेशन स्पोर्ट को हाई प्राइस पे खरीदे कि नहीं। फिर क्वीन कहती है कि स्लॉट को हाई क्वालिटी पे बेचना भी सिर्फ कुछ ही पैसे खर्च करवाता है। तभी एमसी खड़ा होता है और कह रहा होता है कि तुम जितना सोच रही हो ये उतना नहीं है। और एमसी एक पोर्टल खोलता है जिसके बारे में बता रहा होता है कि मैंने सभी हानचाई मतलब सिटी के डायमेंशनल पोर्टल को लोकेशन में मार्क कर दिया है, मैं कभी भी उन्हें एक स्मॉल पोर्टल के रूप में खोल सकता हूँ। अब हमें केवल उन लोगों पर निगरानी रखनी है जिन्होंने ब्लैक पैंथर के जो भी टारगेट्स हैं उनकी पहचान करने के लिए हमारे महंगे स्लॉट खरीद लिए हैं। क्वीन भी इसका ये आइडिया सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी एमसी उसे वार्न करता है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये बात अपने बीच तक रखनी है, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और को बता दो। क्वीन भी कहती है कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, मैं तुम्हारे साथ अकेले आऊंगी क्योंकि मुझे भी पसंद है ऐसे हीरो वाले काम करने। अब वे पोर्टल के अंदर एंटर हो रहे होते हैं। उसके अंदर तभी हमें दो बंदे दिखा जाते हैं जहाँ पर ट्रक लेकर वे आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उनके सामने आकर एक रॉक गिरता है। वे शौक हो जाते हैं कि आखिर चल क्या रहा है, लेकिन तभी उनके पीछे पीछे बहुत ही सारे पत्थर गिर रहे होते हैं जिस वजह से उनका ट्रक जो है वो टकरा जाता है। वे बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि क्या सब ठीक है। तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है। वो कह रहा होता है कि ओ तो तुम सब जिंदा बच गए। तभी वो स्पाइक्स निकालता है पत्थरों के और कहता है लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं, और वो उन पर चला देता है। लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं लेकिन उसे पता नहीं होता अपना बंदा शैडो स्टेप का इस्तेमाल करते हुए उसका पीछा आ जाता है। सामने वाला बंदा भी शौक है कि ये कहाँ से आया, लेकिन अपना बंदा एमसी उसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहा होता है और वो अपनी बात कहता है कि चोरी करना तो अलग बात है। तभी वो सोचता है कि ये इतना ज़्यादा स्पीड कैसे है, जल्दी से जल्दी मुझे अपने रोक से इसे रोकना पड़ेगा, इसे काउंटर करना पड़ेगा। और एमसी अपनी बात क्लियर करते हुए कह रहा होता है कि लेकिन किसी और की जान लेना बहुत ही ज़्यादा
अनएक्सेप्टेबल है और उसका मुंह पकड़कर वो बीच में मार देता है। अब वो ज़मीन पे पड़ा है और अपने बंदे को धमकी दे रहा होता है कि ओए बंदे तू क्या कर रहा है, यहाँ से चला जा वरना मैं अपने सभी साथियों को तुझे जान से मारने के लिए कह दूंगा। तभी एमसी उनकी तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है कि जहाँ पर उसके बॉडीगार्ड्स उसके गार्ड्स को मार रहे होते हैं कि ओ अच्छा वे कचरे डी गार्ड्स। सामने वाला बंदा भी शौक है कि उसके बंदे कैसे पिट रहे हैं। क्वीन पूछती है क्या अब हम इन्हें सभी को एलिमिनेट कर देना चाहिए? अरे नहीं, इन्हें मारना तो बहुत ही ज़्यादा छोटी बात हो जाएगी ब्लैक पैंथर के लिए, मेरे पास बेटर आइडिया। और तभी वो उसके मुंह पर अपनी डार्क शैडो की मैजिक इस्तेमाल करता है और हमें सीधा अब हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ब्लैक पैंथर उसी बंदे के सामने खड़ा होता है और उसे पता चल जाता है कि ये काम शैडो फंक्शन ने कहा है जिसका लीडर है ली, ये मतलब अपना बंदा। और मन ही मन में सोच रहा होता है कि ये डैम माइनर इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे बन गया। तभी उसका मैनेजर रिपोर्ट कर रहा होता है कि इनके पूरे शरीर तोड़ दिए गए हैं और इन्हें ठीक होने के लिए लगभग 6 महीने लग जाएंगे। तभी मैनेजर के पास एक मैसेज आता है, वो ब्लैक पैंथर को बताता है कि उसकी बाकी बची टीम्स भी फेल हो चुकी हैं। वो उसका कॉलर पकड़ता पूछता है कि अब ये किसने किया। मैनेजर फिर से अपने बंदे का नाम लेता है। ब्लैक पैंथर पूरी तरह से शोक में है, वो इसे मारने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि सभी जगह लगभग कई किलोमीटर दूर से हैं। वो इतनी जल्दी एक से दूसरी जगह पर कैसे जा सकता है। तभी मैनेजर उसको वीडियो दिखाते हुए कह रहा होता है कि देखो वो यही है। और हमें दिखाया जाता है कि जब एमसी ने उसके कैमरामैन को रिकॉर्ड कर लिया वो उसके पास आता है और कहता है कि ये तुम्हारे छोटे मोटे पंटर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्यों ना तुम ही मेरे पास आ जाओ। अब उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो टैबलेट को तोड़ते हुए कह रहा होता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अगला सीन हमें ब्लैक पैंथर के वेयर हाउस का दिखाया जाता है जहाँ पर क्वीन और एमसी आए होते हैं। क्वीन पूछती है कि हम यहाँ पर वेयर हाउस में क्या कर रहे हैं। एमसी बताता है कि मुझे कुछ टाइम पहले ही पता चला है कि ये ब्लैक पैंथर का वेयर हाउस है। क्वीन को भी आइडिया लग जाता है कि ओ तो तुम ब्लैक पैंथर के वेयर हाउस को रेड करना चाहते हो। एमसी हामी भरता है और तभी उसका फ़ोन बजता है। उसे खबर मिलती है कि ब्लैक पैंथर और उसने बनाई हुई गेम डायमेंशन नंबर 3 पर पहले ही निकल चुकी है। क्वीन एमसी से कहती है वो ब्लैक पैंथर बी रैंक का है तो क्या मैं तुम्हारे साथ डॉन को भेज दूँ। एमसी पोर्टल खोलते हुए कह रहा होता है कि मैं उससे हेड ऑन फाइट नहीं करने वाला हूँ तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर मुझे कोई डेंजर फील हुआ तो मैं इस पोर्टल का यूज़ करते हुए यहाँ इंस्टेंटली आ जाऊँगा। अब हमें डायमेंशन 3 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो ऑलरेडी पहुँच चुका है। ब्लैक पैंथर उसके साथ ही कह रहा होता है कि बॉस आप तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो। उस कावर्ड ली ने तो अपना फेस भी नहीं दिखाया। वो कह रहा होता है कि वो सिर्फ एक माइनर है, वो उन सी रैंक के बॉडीगार्ड्स की दम पर उछल रहा है। तभी उसे सेंस होता है कि अपना बंदा ऑलरेडी वहां पहुंच चुका है। अपना बंदा अपनी शैडो वेब का इस्तेमाल करते हुए उसके कोई वर्कर का मतलब बी रैंक के अवेकन का गला पकड़ लेता है। वो कह रहा होता है कि ओ बी रैंक का अवेकनर, इसकी क्या जरूरत थी जबकि मैं तो सिर्फ एक माइनर हूँ, क्यों। और एमसी अब उसको कह रहा होता है कि मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि ज़रा भी मूव मत करना वरना तुम इसको खो दोगे। तभी ब्लैक पैंथर उसकी चिंता ना करते हुए अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता कि उसे मार दो और जहां तक कि उसके और उन दोनों को साथ मार दो। और वो अपनी फायर बॉल बनाते हुए उस पर फेंक देता है जिससे उसका ही बॉडीगार्ड मर जाता है। लेकिन अपना बंदा वहां से शैडो स्टेप का इस्तेमाल करते हुए गायब हो जाता है और उनके पीछे आ जाता है। और ब्लैक पैंथर से कहते हैं ओ क्या ही लीडरशिप कर रहे हो, तुम तो अपने बंदे की ही कदर नहीं करते। वो फिर से अपने बंदे पर फायर बॉल अटैक करता है लेकिन फिर से इसका बॉडीगार्ड मर जाता है। एमसी फिर से गायब होकर उसके पीछे जाता है। वो कह रहा होता है कि और उसको ताने दे रहा होता है कि फिर से तुमने अपने एक और सबऑर्डिनेट को मार दिया। और वो उसे गुस्से में देखते हुए कह रहा होता है कि मैं तुम्हें मारने के लिए अपने सभी सबऑर्डिनेट को भी मार सकता हूँ। और वो एक फायर का बंडल बना देता है जब जिससे उसके सभी सबऑर्डिनेट को जला देता है। लेकिन अपने बंदे को कुछ नहीं हो रहा होता है। वो अपने फिर से शैडो स्टेप का इस्तेमाल करते हुए एक रोक के पीछे आ जाता है। वो उसे गाली देते हुए ढूंढ रहा होता है कि ओए कमीने अब बता, अपने आप को जल्दी से मेरे सामने ला। लेकिन अपना बंदा सोच रहा होता है कि और वह मन ही मन में सोच रहा होता है कि बी रैंक को कम नहीं आंका जा सकता, लगता है अब सही समय आ चुका है। और वो कूल आवाज में कह रहा होता है कि जब तुम लौटोगे तो मुझे देखकर अच्छा लगेगा कि तुम्हारा फेस कैसा होगा। अब वेयर हाउस की तरफ आते हैं जहाँ पर ब्लैक पैंथर अपने कर्मचारियों पर चिल्ला रहा होता है कि एक कैसे हो सकता है। उसके बॉडीगार्ड्स बताते हैं कि यहाँ पर एक शैडो फंक्शन नाम की टीम आई थी जो कि क्वीन और कुछ बी रैंक के 2 बी रैंक के और बहुत ही सारे सी रैंक के अवेकन थे। वो ब्लैक पैंथर गुस्से में उसी आदमी को जला देता है। वो कह रहा होता है कि अब पता चला कि ली के पास इतनी सारी पावरफुल कैसे आई, क्योंकि उसके पास इतने सारे हेल्पर्स जो हैं ये सब उस किन शैन की वजह से है। मतलब ये अपनी लड़की की बात कर रहा होता है।
और कोल्ड आवाज़ में अपने आप से कह रहा होता है कि अब मुझे दोस्त मत देना इतना ज़्यादा रूथलेस बनने की। अब ब्लैक पैंथर जॉय के पास आया होता है। जॉय कह रहा होता है कि इस मैटर को यहीं ख़त्म करते हो वरना। तभी उसकी बात काटते हुए ब्लैक पैंथर कह रहा होता है कि क्या यहीं पे ख़त्म कर दूँ? मेरे वेयर हाउस में मेरी ऐसी चीज़ थी, ऐसे एसिड थे जिनकी वर्थ मिलियंस थी। जॉय भी कह रहा होता है कि तो तुम्हें क्या लगता है मैं उससे जाकर लड़ाई करूं और अपना एनिमी बना लूं उस क्वीन फैमिली को? और वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कह रहा होता है कि ये समय अभी ऐसा रूथलेस बनने का नहीं है, ये हमारा एक्सपेरिमेंट टाइम है, तो इतना ज़्यादा चिंता मत करो और अपनी फीलिंग्स को अपने काबू में रखो, समझ गए? लेकिन ब्लैक पैंथर भी उस पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि क्या तुम्हें क्या लगता है मैं उन ली और क्वीन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी वो कुछ तो भी देख कर घबरा जाता है क्योंकि चोई के पीछे बहुत ही सारे मॉन्स्टर होते हैं और चोई उसे डरावने वे में कह रहा होता है कि अगर तुम अपनी डेथ को देख रहे हो तो मैं तुम्हें यहाँ साइलेंटली भी मार सकता हूँ, समझ गए? तभी ब्लैक पैंथर अपने घुटनों पर आ जाता है और चोई वहां से जाते हुए कह रहा होता है कि उस छोटी सी रकम के लिए इतनी बड़ी बर्बादी मत करो। एक बार प्रयोग सफल हो जाए तो मैं किन परिवार को नष्ट करने के लिए तुम्हारी मदद करूंगा, तो वही मैं पहला आदमी होऊंगा जो किन फैमिली को तुम्हारे साथ बर्बाद करेगा। और ब्लैक पैंथर मन ही मन में सोच रहा होता है कि ये तुम्हारे लिए ईजी है कहना कि इतने सारे पैसे खोना ईजी बात है, लेकिन मैंने इससे पहले इतना सारा अपमान कभी नहीं सहा। क्या तुम्हें सही में लगता है कि मैं तुम्हारे बिना क्वीन को हैंडल नहीं कर पाऊंगा? अब हमें बाहर के रोड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लाल गाड़ी में क्वीन बैठी होती है अपनी बॉडीगार्ड के साथ और वो ली की बात करी होती है कि ली का ब्रेन कितना ज़्यादा अच्छा वर्क करता है, ये करता है, वो करता है। और तभी उसका बॉडीगार्ड भी कह रहा होता है ड्राइवर जल्दी से गाड़ी को तेज भगाओ क्योंकि यंग मिस मिस्टर ली को मिस कर रही हैं। क्वीन भी कह रही होती है कि डाओ मैंने कब कहा कि मैं उसे मिस कर रही हूँ? पिछले कुछ घंटों में तुमने मिस्टर ली का 24/टाइम्स नाम लिया है। तभी बॉडीगार्ड्स को नोटिस हो जाता है कि उसकी तरफ एक ट्रक बढ़ रहा है। वो मिस किंग को पकड़ता है और वहाँ से कूद जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी गाड़ी बहुत ही ज़्यादा चकनाचूर हो चुकी है, लेकिन मिस किंग बच गई होती हैं। उसे पता नहीं चल रहा होता कि ये किसने किया है। तभी उसके पीछे वही ब्लैक पैंथर आ जाता है और उसका नाम ले रहा होता है। तभी बॉडीगार्ड अपने सभी साथियों को मिस किंग को बचाने के लिए आगे भेजता है और मिस किंग भी कह रही होती है कि ब्लैक पैंथर तुम तो बहुत ही ज़्यादा घमंडी हो चुके हैं, तुम्हें सही में लगता है कि इतने से बॉडीगार्ड के साथ तुम मेरे खिलाफ जा सकते हो? तभी उसे कुछ तो भी होने लगता है और बॉडीगार्ड कहता है कि ये जो ट्रक है जिससे पानी बाहर निकल रहा है ये बहुत ही ज़्यादा गंदा है। अब ब्लैक पैंथर बताता है कि ये कोई नॉर्मल लिक्विड नहीं है, ये फैंटम स्पाइडर का वेनम है। इवन ए रैंक का हंटर भी 10 घंटों के लिए बेहोश हो जाता है। तभी बॉडीगार्ड क्वीन को भागने के लिए कहता है, लेकिन उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट होते ही ब्लैक पैंथर उस पर हमला कर देता है, उसका गला पकड़ता है और कहता है कि तुम कितने ज़्यादा वफादार हो, और उसको जलाते हुए कह रहा होता है कि लेकिन वफादारी फल नहीं देती। क्वीन वहाँ पे बैठी हुई सिर्फ उसका नाम चिल्लाते हुए रह जाती है। अब हमें सीन दिखाया जाता है अपने बंदे का, जहाँ पर वो डैगर का इस्तेमाल करते हुए अपनी शैडो स्टेप का इस्तेमाल करता है और वो तेजी से सभी टारगेट्स को हिट करता है और उन्हें स्लाइसिस में काट देता है। शैडो अपेयर होता है, वो कह रहा होता है कि बच्चे तुम तो काफ़ी ज़्यादा स्किल या फिर कहीं इम्प्रूव हो चुके हैं। एमसी कहता है अब मैं सी रैंक का हो चुका हूँ तो तुम्हें कुछ रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए। तभी उसका फ़ोन बजता है और उसे दिखा जाता है कि फ़ोन में ब्लैक पैंथर और उसने क्वीन को पकड़ रखा होता है। ये देखकर एमसी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। ब्लैक पैंथर अपने एमसी को वार्निंग देते हुए कह रहा होता है कि ये तो तुम पे डिपेंड करता है कि अब मैं इसके साथ क्या करूँगा। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन है, पहला है 1 बिलियन मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो और दूसरा है कि तुम इसे टॉर्चर होते हुए देखो जब तक ये मर नहीं जाती। और मिस किंग भी उसको रोकते हुए कह रही होती है कि इसकी बात मत सुनो, ये एक ट्रैप है। एमसी 1 बिलियन देने के लिए मान जाता है। ब्लैक पैंथर उसको बुलाता है अपने वेयर हाउस में और कहता है कि अकेले आना वरना ये तुम्हें तो पता ही है इसकी क्या हालत होगी। एमसी अब वेयर हाउस में पहुंच जाता है। ब्लैक पैंथर पूछता है कि मेरी पैसे कहाँ हैं? एमसी कहता है कि मुझे बस वीकेंड को एक बार देखना है। तभी हमें दिखाया जाता है कि क्वीन को रस्सी से लटकाया होता है और उसका मुंह भी बंद कर रखा होता है। एमसी अपनी स्पेस स्टोरेज को ओपन करता है जिससे 1 बिलियन उसके सामने आते हैं। उसके बॉडीगार्ड चेक करते हैं और कहते हैं कि ये असली मनी है। अब एमसी मिस क्वीन को रिलीज करने के लिए डिमांड करता है। ब्लैक पैंथर खड़ा होता है और अपने हाथ को चटकाते हुए कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें पहले इसलिए नहीं मारी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं आ गए थे, तो तुम्हें सही में लगता है मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा? एमसी को पहले से पता था कि ये अपना प्रॉमिस तो बिल्कुल भी नहीं रखेगा, तो वो अपने शैडो क्लोन का इस्तेमाल करता है और वो जो एमसी के सामने पैसे पड़े होते हैं वे ब्लास्ट हो जाते हैं। तभी वो देखता है कि वो एक्चुअल में कहाँ गया, उसने मुझे ट्रिक कर दिया। एमसी पीछे से अपेयर होता है
और अपने डैगर को उस पर हमला करने के लिए निकालता है, लेकिन ब्लैक पैंथर बच जाता है। वो अपनी फायरबॉल निकालता है और कहता है कि तुम्हें सही में लगता कि ये चीप ट्रिक्स मुझ पे काम करेंगी, और वो उस पर अपनी फायरबॉल मार देता है। ऊपर से क्वीन भी देख रही होती है। तभी उसकी रस्सी कट जाती है और वो किसके सिलाई से कटती है, अपने एमसी के। और वो गिर रही होती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो नहीं गिर रही है, क्योंकि अपने बंदे ने अपना ड्रैगन जो उसने फर्स्ट फ्लोर पे जीता था उस पर बैठकर उसे बचा लेता है और वहाँ से अपना रैंडम पोर्टल खोल के निकल जाता है। तभी ब्लैक पैंथर भी अपने जितने भी बचे हुए लोग हैं उनको लेकर उसी पोर्टल के अंदर जाने के लिए तैयार होता है और उन्हें ऑर्डर देता है कि जल्द से जल्द उन्हें पकड़ के मेरे पास लाओ, उन्हें जिंदा मत जाने देना।